एक राज्य एक जनसांख्यिकीय चाल चल रहा है, जिसे देखकर सबसे अनुभवी शहरी योजनाकार भी हैरान रह जाएंगे। ये लगभग पूरी तरह से रेगिस्तान है, एक ऐसा परिदृश्य जो इतना कठोर है कि वहां विकास होना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ एक साल में 28,000 नए निवासी अपना सामान पैक करके वहां आ गए। अमेरिकी पश्चिम का नक्शा कई लोग मौत का जाल मानते हैं, मगर हजारों परिवार इसे जीवन रेखा मानते हैं। एरिज़ोना के पास ज्यादा जमीन, कैलिफोर्निया के पास ज्यादा पैसा और यूटा के पास ज्यादा पानी है। फिर भी ये रेगिस्तानी राज्य विकास के चार्ट में सबसे ऊपर दौड़ रहा है। एक चमचमाता शहर, एक ऐसा उद्योग जो लोगों की बुरी लतों पर टिका था। अगर आप वहां पासा फेंकने या शो देखने नहीं गए थे, तो वहां रुकना बेकार था। फिर चीजें बदल गईं। यह भू आवृत्त राज्य है, जहां जल आपूर्ति घट रही है और अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर थी। फिर भी आंकड़े दिखाते हैं कि नेवाडा ऐतिहासिक रूप से बड़े और आगे रहने वाले राज्यों को भी पछाड़ रहा है। क्यों? पता लगाने के लिए रीनो से पूर्व की ओर आई 90 पर टाहो रीनो इंडस्ट्रियल सेंटर तक ड्राइव करें। ये शायद किसी भी अन्य औद्योगिक परिसर जैसा दिखता हो, लेकिन ये अलग है। ये अमेरिकी सप्लाई चेन की रीढ़ है। इसी एक जगह से एक ट्रक 24 घंटे में सिएटल, फिनिक्स या लॉस एंजलिस पहुंच सकता है। इसी वजह से गूगल और स्विच जैसी टेक कंपनियां टेस्ला की विशाल गीगा फैक्ट्री के साथ यहां आ गई हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ खुली सड़क नहीं है, ये नवाचार की रीढ़ है। गोदाम अब रोबोटिक्स, एआई द्वारा प्रबंधित इन्वेंट्री और ड्रोन की मदद से डिलीवरी के लिए माइक्रो हब बनते जा रहे हैं। आवागमन का समय कम करके और भीड़-भाड़ वाले बंदरगाहों से बचकर कंपनियां शिपिंग लागत घटा सकती हैं। कर्मचारियों के लिए यहां रहने का खर्च बे एरिया या सिएटल की तुलना में काफी कम है। टेक हब भारी हाउसिंग दबाव के बिना भी बढ़ सकते हैं। रेनो में स्टार्टअप्स को अब रोज सफर की परेशानी के बिना टैलेंट मिल सकता है। रेगिस्तान के बीच यह एक मिनी सिलिकॉन इकोसिस्टम है। क्लार्क काउंटी का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब सदर्न नेवादा सिर्फ वीकेंड ट्रिप्स के लिए नहीं, बल्कि एक बिजनेस हब बन रहा है। वैश्विक कंपनियां तटीय शहरों की भारी लागत और भीड़ से बचते हुए वेस्ट कोस्ट पोर्ट से जुड़ने का तरीका ढूंढ रही हैं। और पैसा लगातार आ रहा है। सिर्फ पिछले एक साल में अरबों डॉलर हेंडरसन और नॉर्थ लास वेगस में अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए आए हैं। नेवादा अपने कम टैक्स और तेज कागजी कामकाज का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यहां उस तरह की तेजी से विकास हो सके जो पश्चिम में कहीं और मिलना लगभग नामुमकिन है। ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी और बड़ी टेक कंपनियां रेगिस्तान की ओर आकर्षित हैं, जो लास वेगस ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस की योजना का हिस्सा है। वे इस विस्तार चरण में अहम रहे हैं। 2027 तक यह रेगिस्तान अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन सकता है, लेकिन यह सब सिर्फ ऊपर से दिखता है। सबसे बड़े कारणों में से एक मिट्टी के अंदर छुपा है। नेवादा नए चांदी पर बैठा है। लिथियम। थैकर पास, जो हम्बोल्ट काउंटी के आसपास है, अमेरिका में सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार है। ये एक घाटी हर साल 8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए पर्याप्त लिथियम दे सकती है। नेवादा अगली सदी के परिवहन को चलाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का ईंधन है, लेकिन बैटरी से चलने वाला भविष्य बनाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। रेगिस्तान में यह समस्या है, लेकिन मांग पूरी करने के लिए नेवादा कदम उठा रहा है। यह पश्चिमी अमेरिका का इकलौता राज्य है जो पूरे ग्रिड को आक्रामक रूप से पुनर्निर्माण कर रहा है। इसका प्रमुख प्रोजेक्ट है ग्रीन लिंक वेस्ट, जो 472 मील लंबी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, जो लास वेगस को सीधे रेनो से जोड़ेगी। ये ऊर्जा राजमार्ग रेगिस्तान के सोलर फार्मों से नवीकरणीय ऊर्जा सीधे उत्तरी नेवादा के टेक हब्स तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और ये एक और उद्योग का ध्यान आकर्षित कर रहा है। डेटा सेंटर्स 2030 तक दुनिया की कुल बिजली का 10% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उतनी ही बिजली है जितनी जापान जैसे बड़े औद्योगिक देश की वार्षिक खपत है। खुले मैदान और स्थिर नियमों के कारण नेवाडा इन सुविधाओं के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया है। इन सर्वरों को पूरे दिन चालू रखने के लिए नेवाडा जेमिनी सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है। लास वेगस के ठीक बाहर स्थित यह 1.4 गीगावाट घंटे की बैटरी के रूप में काम करता है। राज्य कैलिफोर्निया के ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ा होने के बावजूद यह प्रोजेक्ट नेवाडा को अपनी औद्योगिक वृद्धि के लिए कैलिफोर्निया की पुरानी और ओवरलोडेड ग्रिड से अलग होने में मदद करता है। नेवाडा अपने जियोथर्मल प्लांट से 950 मेगावाट बिजली बनाकर, जो 7 लाख घरों के लिए काफी है,
बिना कैलिफोर्निया पर निर्भर हुए अपने औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों को बिजली दे सकता है। सबसे बड़ी सफलता हम्बोल्ट काउंटी के प्रोजेक्ट रेड में मिली। फेरवो एनर्जी ने अमेरिका में पहला व्यावसायिक इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम बनाया, जो गहरे गर्म पत्थरों से ऊर्जा उत्पन्न करता है। उन्होंने गूगल के विशाल डेटा सेंटर्स को आपूर्ति करने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यह एक मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम का उपयोग करता है जो बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करता है। नेवादा की ऊर्जा क्रांति को शक्ति देने वाली वही भूमिगत गर्मी राज्य के जल संकट को भी चुपचाप कम कर रही है। यह सबसे तेजी से बढ़ते राज्य का अंदरूनी दृश्य है, एक ऐसी ग्रिड जिसे बिल्कुल शुरुआत से फिर बनाया जा रहा है ताकि उन उद्योगों को ऊर्जा मिल सके जो यहां 5 साल पहले मौजूद ही नहीं थे। जब नेवादा अपनी भौतिक अवसंरचना बना रहा है, वो कानूनी अवसंरचना को भी नया रूप दे रहा है। एक सदी तक डेलावेयर ने कॉर्पोरेट अमेरिका पर दबदबा रखा। पहले बड़ी कंपनियां वहीं रजिस्टर होती थीं, लेकिन अब डेक्सिट की लहर है। कंपनियां वहां से बाहर जा रही हैं। यह पलायन है। वे सब एक ही जगह जा रहे हैं। वेंचर कैपिटल कंपनियां और फिडेलिटी नेशनल फाइनेंशियल, रोब्लॉक्स, एएमसी नेटवर्क्स जैसी कंपनियां डेलावेयर छोड़कर अपने कानूनी मुख्यालय नेवाडा ले जा रही हैं। यह बदलाव क्यों हो रहा है? अब डेलावेयर की अदालतों का रुख अब अप्रत्याशित हो गया है। वे सीईओ के वेतन पैकेज पलट रही हैं और बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रही हैं। संस्थापकों और निवेशकों के लिए यह बुरा सपना है, लेकिन नेवादा ने इसमें अन्य राज्यों को टक्कर देने का मौका देखा। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो मालिकों को ताकत देता है। निदेशकों को तब तक मुकदमों से सुरक्षा मिलती है जब तक धोखाधड़ी या गलत आचरण साबित न हो। यह पूंजी को न्यायिक अतिरेक से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढाल थी। नेवादा के खास कानून राज्य को नए व्यवसायों के लिए एक विशाल परीक्षण स्थल में बदल रहे हैं। वे एआई आधारित ऋण और सुरक्षित डिजिटल बिक्री पर ध्यान दे रहे हैं। व्यवसाय नेवादा को फ्रेंचाइज टैक्स न होने और मजबूत गोपनीयता कानूनों के कारण चुनते हैं, लेकिन असली कारण पैसा है, विशेष रूप से वेंचर कैपिटल का पैसा। नेवादा में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स न होने से स्टार्टअप्स अन्य राज्यों में भी भारी राज्य कर का दोबारा बोझ झेले बिना बढ़ सकते हैं। ये नेवादा को तेजी से विस्तार करना चाहने वाली कंपनी के लिए आदर्श मुख्यालय बनाता है। जहां कैलिफोर्निया अमीरों पर टैक्स को लेकर बहस कर रहा है, वहीं नेवादा की इनकम टैक्स व्यवस्था आकर्षक है। पिछले 5 वर्षों में राज्य ने निजी निवेश में $500 मिलियन आकर्षित किए हैं। अगर कैलिफोर्निया में टैक्स और नियमों की इतनी ज्यादा बाधाएं न होती, तो यह पैसा शायद वहीं रह जाता। 2030 तक नेवादा में 10,000 नई कंपनियां आने की उम्मीद है, जिससे एक राज्य का नुकसान दूसरे की तरक्की बनेगा। बड़े खिलाड़ी न सिर्फ अपना मुख्यालय बल्कि पूरी टीम भी स्थानांतरित कर रहे हैं। जब रोब्लॉक्स ने अपना कानूनी पंजीकरण नेवादा में स्थानांतरित किया, तो इससे सहायक सेवाओं की एक लहर शुरू हो गई। कानूनी फर्में, अकाउंटिंग और भर्ती कंपनियां भी उसके पीछे पीछे आ गईं। नेवादा अब एक परीक्षण स्थल है जो उन एआई स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है जो वरना तटीय बाजारों में न तो अस्तित्व में आ पाते न टिक पाते। डेलावेयर ने प्रमुखता एक सदी में पाई, जबकि नेवादा ने 5 साल में उसका हिस्सा हासिल कर लिया और विकास चार्ट्स में शीर्ष पर पहुंच गई। अगर आपको भूगोल से जुड़े विश्लेषण पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि नेवादा के नए शहर जुड़ने की जानकारी सबसे पहले मिले। लेकिन इसमें एक चुनौती है जो राज्य को पूरी तरह रोक सकती है, और वो है पानी। यही मुख्य तर्क है जो हर आलोचक इस्तेमाल करता है। नेवादा का पानी खत्म हो जाएगा। इस समय लेक मीड लगभग 34% क्षमता पर है और टियर 1 जल संकट पहले ही घोषित की जा चुकी है। कागजों पर नेवादा को बुरी तरह जूझना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ये फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य पानी को एक वित्तीय संपत्ति की तरह मानता है। ये रणनीति नेवादा की विकास कहानी का अहम हिस्सा है। अब पूरे अमेरिका में लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। नेवादा बंदलूप जल पुनर्चक्रण में विश्व नेता बन गया है। लगभग हर गैलन जो घर के अंदर इस्तेमाल होता है, जैसे सिंक, शावर या डिशवॉशर, उसे पुनः प्राप्त किया जाता है। पीने के पानी के मानकों तक शुद्ध किया जाता है और फिर से लेक मीड में वापस भेज दिया जाता है। राज्य को रिटर्न क्रेडिट मिलते हैं। जितना पानी वे लौटाते हैं, उतना ही वापस मिलता है। इससे नेवादा को बड़ी सफलता मिली। दक्षिणी नेवादा आज 20 साल पहले की तुलना में प्रति व्यक्ति 48% कम पानी इस्तेमाल करता है, जबकि आबादी बढ़ी है। वे मूल रूप से पानी का आदान प्रदान कर रहे हैं।
रेगिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को छुपे हुए फायदे में बदला है, जो प्रतिद्वंद्वी राज्यों की पहुंच से बाहर है। अगर कोलोराडो नदी इंजीनियरों की उम्मीद से तेज गिरती है, तो ये सिस्टम भी अपनी सीमा पर आ सकता है। नीचे अब भी पड़े अप्रयुक्त भूतापीय ऊर्जा भंडारों के कारण नेवादा की अनोखी भूरचना सिर्फ विकास को ही बढ़ावा नहीं दे रही, ये रेगिस्तान की सबसे कठिन संसाधन चुनौतियों का एक अंतर्निहित समाधान है। ये तेजी से विस्तार पड़ोसी राज्यों को भी अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। एरिजोना में हजारों मील नई पाइपलाइन, बिजली लाइन और सड़कें बन रही हैं, जिससे रखरखाव लागत बढ़ती जा रही है। फीनिक्स मेट्रो क्षेत्र में 1 मील नई फ्रीवे बनाने में करीब $20 मिलियन खर्च होते हैं। ये नेवादा के तेजी से बढ़ते इलाकों में हाईवे विस्तार पर आमतौर पर प्रति मील होने वाले खर्च से दुगने से भी अधिक है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की ढुलाई की लागत भी एक बहुत बड़ा खर्च है। कोलोराडो नदी से सेंट्रल एरिजोना प्रोजेक्ट द्वारा 336 मील तक ऊपर की ओर पानी पंप करने में इतनी ऊर्जा लगती है कि उससे 1 लाख घरों को बिजली दी जा सकती है। नेवादा की छोटी पाइपलाइनों को उसकी तुलना में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। पेनाल काउंटी एरिजोना में भूजल की कमी के कारण जमीन हर साल कुछ इंच धंस रही है, जो नेवादा के मुकाबले एक बड़ा अंतर दिखाता है, जहां एक्वीफर का स्तर इतनी तेजी से नहीं गिरा है। पूर्व की ओर यूटा एक अलग भौगोलिक बाधा से जूझ रहा है। वसैच फ्रंट का सकरा गलियारा, जहां राज्य की 3.55 मिलियन आबादी में से 80% लोग रहते हैं। सॉल्ट लेक काउंटी में औसत आवास लागत $500 मिलियन है, जो नेवादा की सबसे तेजी से बढ़ रही काउंटियों की औसत आवास लागत से लगभग दोगुनी है। उत्तर में कोलोराडो फ्रंट रेंज की भीड़ वहां के 70% निवासियों को फंसा देती है, जिससे घाटी के फ्रीवे विस्तार की लागत $10 बिलियन तक पहुंचती है। ये लगभग 3 गुना है जो नेवादा ने रीनो और लास वेगस क्षेत्रों में इसी तरह के राजमार्ग सुधारों पर खर्च किया है। यहां तक कि इडाहो को भी जंगलों में आग लगने का खतरा और स्नेक नदी से सीमित पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसकी यूटिलिटीज ने हर साल करीब $800 मिलियन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीलापन बढ़ाने में लगाए हैं। नेवाडा की वाइल्ड फायर रोकथाम और ग्रिड अपग्रेड्स की लागत उस राशि की आधी से भी कम थी। नेवाडा जिन राज्यों से आगे निकल रहा है, उन्होंने सख्त सिस्टम लागू किए, जिन्हें वे जल्दी बदल नहीं सके। नेवाडा में पुरानी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ तेजी से आगे बढ़ने की आजादी थी। उसका कानूनी ढांचा बायोटेक में उछाल ला रहा है। इस राज्य के पास लैब आधारित कंपनियों के लिए गुप्त हथियार है। ये अमूर्त संपत्तियों पर टैक्स नहीं लगाता। कैलिफोर्निया में पेटेंट और गुप्त फॉर्मूलों से होने वाली भारी कमाई पर भारी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन नेवाडा में उस आय की सुरक्षा की जाती है। नतीजा, कई कंपनियां हाईटेक लैबोरेटरीज बनाने के लिए तटीय रेगुलेटर्स की जांच से दूर बड़ी जमीनें खरीदने की होड़ में हैं। अंडरडॉग जीत रहा है क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी अपनी ही सफलता में घुट रहे हैं। 2023 में कैलिफोर्निया के विधायकों ने बजट घाटा दूर करने के लिए नया वेल्थ टैक्स लगाने पर बहस शुरू की। उन्होंने अमीर निवासियों की संपत्ति को निशाना बनाया, भले ही वे राज्य छोड़ दें। लेकिन नेवादा संवैधानिक सुरक्षा देता है। राज्य के स्थापना दस्तावेजों ने व्यक्तिगत आयकर पर रोक लगाई, जिससे यह बड़ी कंपनियों के लिए मुक्त क्षेत्र बना। असली झटका तब लगता है जब कोई अरबपति अपना कानूनी निवास इंक्लाइन विलेज में स्थानांतरित कर देता है। एक रात में पूरे कैलिफोर्निया काउंटी का टैक्स बेस गायब हो जाता है। नेवादा उसे आकर्षित करने के लिए एक भी महंगा सामाजिक कार्यक्रम बनाए बिना उस संपत्ति को अपने यहां खींच लेता है। वे बस रास्ते से हटे रहते हैं। यह ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जिसकी कैलिफोर्निया के टैक्स कानूनों ने कभी कल्पना नहीं की थी। पर वेल्थ टैक्स राज्य संकट का सिर्फ एक लक्षण है। 6 अंकों की सैलरी पाने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी तनख्वाह का लगभग आधा हिस्सा किराए पर खर्च करना पड़ता है। सैन डिएगो और बे एरिया में अब आम घर की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है, और ये भी उदार अनुमान है। एक दशक पहले नेवादा में औसत घर की कीमत $2.5 लाख थी, जबकि आज एक कैलिफोर्निया परिवार अपना बंगला $1.1 मिलियन में बेचकर नेवादा में उसी कीमत के आधे, यानी $5 लाख में उससे दोगुने आकार का घर खरीद सकता है। ये बैंक में सीधे $6 लाख का इक्विटी चेक जमा हो जाता है, जो दिखाता है कि कैलिफोर्निया से कितनी संपत्ति बाहर जा रही है। लोगों के जाने में हैरानी नहीं। लास वेगस क्षेत्र में आने वाले 47% लोग कैलिफोर्निया से हैं,
जो संपत्ति, कौशल और महत्वाकांक्षा लाते हैं। नेवादा न सिर्फ उनका स्वागत कर रहा है, बल्कि उन्हें नया टैक्स सिस्टम भी दे रहा है। लेकिन गोल्डन स्टेट कई तरीकों से बिखर रहा है, जिन्हें कम लोग समझ पाते हैं। जंगल की आग हर साल तबाही बनती जा रही है, जिससे लोगों को निकालना पड़ता है। घर नष्ट हो रहे हैं और बीमा लागत बढ़ रही है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बीमा लेना लगभग नामुमकिन हो गया है। रोलिंग ब्लैकआउट से बड़े टेक हब्स व शहरी इलाकों में व्यापार की उत्पादकता घटी है और विस्तार जोखिम भरा हो गया है। ऊर्जा के अलावा कैलिफोर्निया को जटिल नियमों का सामना है। पर्यावरण, श्रम और जोनिंग कानून अक्सर निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वर्षों की देरी कर देते हैं, जिससे नवाचार शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। अब कंपनियां एक विरोधाभास का सामना कर रही हैं। क्या वे रुकें और भारी खर्च और अनिश्चितता झेलें, या वे चले जाएं और अपनी बाजार स्थिति खोने का जोखिम उठाएं? कई कंपनियां दूसरा विकल्प चुन रही हैं। इसी समय संपत्ति और प्रतिभा उत्तर और पूर्व की ओर जा रही है। सिलिकॉन वैली के टैलेंटेड इंजीनियर अब किफायती घर, कम टैक्स और तेज बिजनेस परमिट चाहते हैं, जो कैलिफोर्निया अब भरोसेमंद रूप से नहीं दे रहा। हॉलीवुड की प्रोडक्शन टीमें सस्ते, जल्दी काम करने वाले और ज्यादा भरोसेमंद राज्यों की ओर जा रही हैं। उद्यमी टैक्स और अदालत की अनिश्चितता के कारण भाग रहे हैं। ब्रेन ड्रेन एक ऐसा मौन आर्थिक भूकंप है जिसे राज्य के बाहर बहुत कम लोग तुरंत महसूस करते हैं, लेकिन आप हर साल 28,000 लोगों को बिना कुछ न कुछ गड़बड़ किए नहीं ला सकते। नेवादा संपत्ति तो ला रहा है, लेकिन साथ ही सेवाओं की मांग भी ला रहा है, जिसे मौजूदा बजट मुश्किल से पूरा कर पा रहा है। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो रही है। स्कूल जिलों पर बोझ बढ़ गया है। क्लार्क काउंटी देश का 5वां सबसे बड़ा है और यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। लास वेगस और रेनो में $20 प्रति घंटा कमाने वाले सेवा कर्मचारी भी अब यहाँ रह नहीं सकते। कैलिफोर्निया से आए लोगों के कारण दाम इतने बढ़ गए हैं कि कैसीनो कर्मचारियों के लिए अपनी नौकरी की जगह से 50 मील के भीतर रहना भी संभव नहीं है। ये नेवादा की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर मेहनतकश कामगार यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा पाए, तो टेक और लॉजिस्टिक्स हब भी बंद हो जाएंगे। राज्य सस्ती हाउसिंग हेतु फेडरल जमीन खोलना चाहता है, पर इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। ये समय के खिलाफ दौड़ है। हाउसिंग संकट दिखता है, पर हेल्थ केयर संकट उतना नजर नहीं आता। नेवादा इस समय एक ऐसे वर्कफोर्स संकट में है जो ज्यादातर राज्यों को पंगु बना सकता है। इस समय यह मेडिकल स्टाफिंग में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक हजारों और हेल्थ केयर वर्कर्स की भर्ती करनी होगी। इस समस्या के समाधान के लिए लास वेगस अब सिर्फ कार्ड्स नहीं, क्लिनिकल रिसर्च पर भी दांव लगा रहा है। लास वेगस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में एक नया $150 मिलियन का मेडिकल एजुकेशन बिल्डिंग बन रहा है। इसका उद्देश्य इस डिस्ट्रिक्ट को बायोसाइंस इंक्यूबेटर बनाना है, जहां लैब रिसर्च महीनों में ही असली इलाज में बदल जाए, सालों में नहीं। नेवादा हर साल हेल्थ केयर से करीब $20 अरब कमाता है, जिससे यह सेक्टर विकास का स्वाभाविक इंजन बनता है। अनुमान है कि यह हर साल $300 मिलियन कमाएगा, जिससे स्थिर और ऊंचे वेतन वाली करियर राह बनेगी, जो ब्लैक जैक टेबल पर लोगों की संख्या पर निर्भर नहीं होगी। नेवादा नई अर्थव्यवस्था के अनुसार हेल्थ केयर, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर इंजीनियरों, लैब टेक्नीशियनों और विशेषज्ञों को राज्य के क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए प्रशिक्षित कर रही है। हालांकि नेवादा के विस्तार का यह चमत्कार भी सीमित है। नेवादा की रिसाइकलिंग प्रणाली और जल भंडार उसे कुछ राहत देते हैं, जो अन्य राज्यों को नहीं मिलती। ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने कहा है कि अगर राज्य जल्दी समझौता नहीं करते, तो कोलोराडो नदी से मिलने वाले पानी में भारी कटौती हो सकती है। कटौती स्वेच्छा से स्वीकार कर नेवादा खुद को जिम्मेदार दिखा रहा है और संघीय सरकार को चुनौती दे रहा है कि वो कैलिफोर्निया और एरिजोना जैसे पड़ोसी राज्यों पर भी बड़ी कटौती लागू करे। अगर कोलोराडो नदी का जलस्तर गिरता रहा, तो बंद लूप सिस्टम भी काफी नहीं, कटौतियां बढ़ रहीं और ब्लैकआउट का खतरा है। अगर जलस्तर बहुत गिरता है, तो हूवर डैम की टरबाइनें बंद हो जाती हैं और नेवाडा की तरक्की थम जाती है। इस समय नेवाडा बस एक नीति बदलाव या एक सूखी सर्दी दूर है, यानी यह चमत्कार खत्म हो सकता है। इसलिए वे न तो जगह बर्बाद कर सकते हैं और न ही पानी। और सबसे अमीर राज्यों में से एक, जिसे कुछ लोग कैल अमेरिका कहते हैं, के पड़ोस में होने के कारण नेवाडा धीरे धीरे आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। राज्य की तरक्की दो चीजों पर निर्भर करती है:
कैलिफोर्निया का अपनी समस्याओं में फंसा रहना और नदी में पानी बने रहना। अगर कैलिफोर्निया अपनी हाउसिंग और टैक्स समस्याएं सुलझा लेता है, तो नेवाडा की ओर जाने वाली पाइपलाइन तुरंत सूख सकती है। और अगर इंजीनियरिंग गर्मी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, तो रेगिस्तान अपना खोया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन मोजावे में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात नेवाडा की तरक्की को और भी ज्यादा असाधारण और साथ ही और भी ज्यादा नाजुक बना देती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा। अमेरिका में एक जगह है जहां हत्या कर बच सकते हैं, और ये जगह छुपी नहीं है। सोचिए, आप येलोस्टोन के बेटलर रिवर ट्रेल पर ट्रेकिंग कर रहे हैं। आप जंगल के अंदर गहराई में हैं, सबसे नजदीकी सड़क से 10 मील दूर। आप एक छोटी बिना निशान वाली धारा पार करते हैं, और बिना जाने ही आप वायोमिंग से बाहर निकलकर इडाहो में प्रवेश कर जाते हैं। पेड़ वैसे ही हैं, हवा उतनी ही पतली है, लेकिन अब सब कुछ कानूनी रूप से बदल गया है। इसे जोन ऑफ डेथ कहा जाता है। यह बाहर ज्यादातर लोग भालुओं की चिंता करते हैं, संविधान की नहीं। लेकिन असली चिंता उन्हें संविधान की ही करनी चाहिए। जंगल के इस हिस्से में कानून कमजोर होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने नियमों का सख्ती से पालन करने के कारण फेल होता है, और यही इसे खतरनाक बनाता है। येलोस्टोन एक सुव्यवस्थित मशीन है जो हर साल पर्यटन पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करवाती है, परंतु पार्क के एक कोने में सिस्टम ऐसी चीज से टकराता है जिसे वो हल नहीं कर पाता। अब आप राज्य कानून से नहीं, बल्कि एक संघीय क्षेत्र में हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ एफबीआई और न्याय विभाग जिम्मेदार हैं। जिस दस्तावेज ने उन्हें ये शक्ति दी है, वही वजह है कि शायद वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। संविधान प्रक्रियाओं की एक सूची है। जब उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा सकता, तो न्याय रुक जाता है। यहाँ एक प्रक्रिया असंभव हो जाती है। कानून क्यों विफल होता है? आमतौर पर जिले राज्य की सीमाओं का पालन करते हैं, जैसे ओरेगन में, फ्लोरिडा में। लेकिन येलोस्टोन अलग है। ये वायोमिंग, मोंटाना और इडाहो में फैला है। इसलिए कांग्रेस ने शॉर्टकट बनाया। यह देखने में आसान लगा, जरूर, लेकिन उस फैसले ने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जिसे एक सदी से भी ज्यादा समय तक किसी ने नहीं देखा। छठा संशोधन कहता है कि एक आरोपी को उस राज्य और जिले के निष्पक्ष जूरी द्वारा मुकदमे का अधिकार है जहां अपराध हुआ था। वहां एक शब्द बहुत मायने रखता है, और इसमें या नहीं लिखा है, इसमें और लिखा है। वही छोटा सा शब्द समस्या है, क्योंकि अगर येलोस्टोन के आइडाहो वाले कोने में कोई संघीय अपराध होता है, तो आपकी जूरी उन लोगों से बननी चाहिए जो आइडाहो में और वायोमिंग के संघीय जिले में रहते हैं, जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। येलोस्टोन के उस डेथ जोन में जो इडाहो में है, वहां की आबादी शून्य है। न कोई घर, न होटल, न निवासी। यह इलाका लगभग वॉशिंगटन डीसी के आकार का है, दूर दराज, बिना किसी निशान के, और पार्क के बाकी हिस्सों से अलग पहचानना मुश्किल है, जिसका मतलब है कि वहां कोई जूरी सदस्य नहीं हो सकते। आइडाहो या वायोमिंग में कोई भी कानूनी रूप से जूरी ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप गंभीर अपराध के लिए जूरी नहीं बना सकते, तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में छुपा एक पूरी तरह कानूनी खामी है। ये जाल सिर्फ सबसे गंभीर अपराधों पर ही कसता है। स्पीडिंग टिकट, अवैध कैंपिंग जैसी समस्याएं जज संभाल सकते हैं, लेकिन 6 महीने से अधिक सजा वाले अपराधों में संविधान जूरी ट्रायल की गारंटी देता है। तो यहाँ पर वे कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। अपराध और सजा के बीच केवल कानून ही खड़ा है। एक शिकारी हाई पावर राइफल के साथ या किसी दूसरे राज्य से भागा हुआ व्यक्ति, हर योजना, हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है, ताकि कानून पीछा न कर सके। इस खालीपन में न्याय के नियम गायब हो जाते हैं और प्रक्रिया की असंभवता हावी हो जाती है। यह सिस्टम की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूर्ण विराम है। 100 साल से ज्यादा ये समस्या अनदेखी रही। फिर कानून के प्रोफेसर ब्रायन कार्ट ने इसे खोजा। 2004 में वो बस छठे संशोधन और नक्शे पर संघीय जिलों की सीमाओं का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कुछ असंभव सा देखा। वो सीमाएं मोंटाना और इडाहो तक फैली हुई थीं। वहां जूरी बनाना संविधान के अनुसार असंभव था। वो उत्साहित नहीं थे, बल्कि डर गए थे। ये जगह ऐसी थी
जहां संविधान असंभव चीज की मांग करता था। बहुत कम देशों में ऐसा कानूनी खामी किसी राष्ट्रीय उद्यान में होता है। उदाहरण के लिए, कनाडा में राष्ट्रीय उद्यान प्रांतीय या संघीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन मुकदमे के जिले हमेशा इस तरह बनाए जाते हैं कि जूरी बुलाई जा सके। यहाँ तक कि सबसे दूर दराज इलाकों में भी सरकारें आपात स्थितियों के लिए योजना बनाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अलग है, क्योंकि वह संविधान की गारंटी निरपेक्ष है, लेकिन निरपेक्ष अधिकार भौतिक भूगोल से टकराते हैं, जिससे विकसित दुनिया में एक अनोखी कानूनी खामी बनती है। 2005 में कार्ल्ट ने द परफेक्ट क्राइम नामक एक पेपर प्रकाशित किया। यह पेपर उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी को इसे ठीक करने के लिए मजबूर करने के लिए लिखा था। उन्होंने न्याय विभाग, वायोमिंग के अमेरिकी अटॉर्नी और सांसदों को प्रतियां भेजीं और जल्दी जवाब की उम्मीद की, लेकिन सिर्फ चुप्पी मिली। न्याय विभाग ने अनौपचारिक रूप से इस समस्या की अनदेखी की और कहा कि जब तक अदालत इसे खामी नहीं मानती, यह समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे को दूसरी जगह ले या दूसरा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन कार्ल्ट जानते थे कि छठा संशोधन ऐसा नहीं होने देता। आप सिर्फ इसलिए मुकदमे का स्थान नहीं बदल सकते क्योंकि संविधान असुविधाजनक है। बिल ऑफ राइट्स इसे रोकने के लिए बना था। कार्ल्ट को डर था कि उनका पेपर अपराध का मैनुअल बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने सटीक निर्देशांक और कानूनी तर्क बताए, जिससे कोई हत्या के आरोप से बच सकता है। येलोस्टोन एक प्राकृतिक अजूबे की जगह से एक कानूनी रहस्य की जगह बन गया। कार्ल्ट का पेपर वायरल सनसनी बन गया, उपन्यासों और टीवी शोज का विषय बन गया। लेकिन डेथ जोन की प्रसिद्धि के बावजूद उस जमीन की असली कानूनी स्थिति अब भी वैसी ही है। इसका एक वास्तविक उदाहरण भी मौजूद है। 2005 में माइक बेल्डुरेन को येलोस्टोन के मोंटाना हिस्से में शिकार करते पकड़ा गया। वो हत्यारा नहीं, बल्कि शिकारी था, जिसने गलत जगह पर बुल एल्क मारा। अदालत में उसके वकीलों ने ब्रायन कार्ल्ट की कानूनी खामी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, उसे मोंटाना के लोगों की जूरी मिलनी चाहिए, न कि वायोमिंग की। जज ने तुरंत खारिज किया। सरकार ने दोष स्वीकार समझौते पर सहमति दी। बेल्डुरेन को 4 साल की जेल, जुर्माना और हर्जाना मिला। समझौते में उसने जोन ऑफ डेथ को ऊपरी अदालत में न चुनौती देने पर सहमति दी। सिस्टम ज्ञात खामियों के साथ ऐसे ही पेश आता है। समस्या को चुपचाप सीमित कर दो, लक्षणों को संभालो और कानूनी खामी को बने रहने दो। 50 वर्ग मील का ये छेद अब भी ज्यादातर परखा नहीं गया है, जंगल में चुपचाप टिक टिक करते संवैधानिक टाइम बम की तरह। सरकार को बेल्डुरेन केस में किस्मत मिली, पर डेथ जोन के लिए सहयोग करने वाला आरोपी जरूरी नहीं। इसके लिए बस इतना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अभियोजक से बेहतर कानून पता हो और इडाहो के उस 50 वर्ग मील के इलाके के निर्देशांक मालूम हो जिसे ब्रायन कार्ल्ट ने नक्शे पर दिखाया है। ये निर्देशांक सार्वजनिक हैं और कानूनी तर्क प्रकाशित हो चुका है। जो कोई भी पढ़ना चाहता हो, वो उस जंगल में ये ठीक ठीक जानते हुए जा सकता है कि कानून उसके साथ क्या कर सकता है और क्या नहीं। कई सालों तक ये सब सिर्फ सैद्धांतिक रहा, फिर मामला सचमुच गंभीर होने लगा। मान लें, कोई व्यक्ति कार्ल्ट का पेपर एक हफ्ते पढ़ता है और निर्देशांक प्रिंट कर लेता है। वे बेकलर ट्रेलहेड तक गाड़ी से जाकर 10 मील पैदल चलते हैं और महीनों से योजनाबद्ध अपराध करते हैं, ये जानते हुए कि जांचकर्ता आने पर पहली कॉल शेरिफ को नहीं होगी। ये कॉल संवैधानिक कानून के प्रोफेसर को की जाएगी, जो वही बताएंगे जो कार्ल्ट ने 2005 में डीओजे को बताया था। बुलाने के लिए कोई जूरी है ही नहीं। 2021 में गैबी पेटिटो की गुमशुदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बाद में उसका शव येलोस्टोन क्षेत्र के पास मिला। लोग पूछने लगे, अगर ये कुछ मील पश्चिम या जोन ऑफ डेथ में होता तो क्या होता? इतनी बड़ी त्रासदी का जोन ऑफ डेथ के इतने करीब होना अकादमिक सुरक्षा कवच को हटा देता है। इससे लोगों को समझ आया कि छठा संशोधन प्रणाली की अखंडता की रक्षा करता है, पर नक्शे की गलती से टूटने पर यह जिन पीड़ितों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनका साथ नहीं देता। वैलो डिबेल केस ने येलोस्टोन से और भी सीधा संबंध प्रदान किया। टाइली रायान और डीजे वैलो, जो लॉरी वैलो के 2 बच्चे थे, उन्हें आखिरी बार 8 और 22 सितंबर 2019 को पार्क के अंदर जिंदा देखा गया था। अगर बच्चों को उस क्षेत्र में नुकसान होता, तो अभियोजन पक्ष सीधे संवैधानिक संकट में फंस जाता। वेलोडेल मामला आखिरकार राज्य की अदालतों में गया, क्योंकि शव इडाहो में निजी जमीन पर पाए गए थे। लेकिन क्या होता अगर की स्थिति संघीय जांचकर्ताओं को परेशान करती रही?
2022 में इडाहो के विधायक कॉलिन नैश ने यही करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस से सीमा को फिर से निर्धारित करने का औपचारिक अनुरोध पेश किया। यह वही समाधान था जो ब्रायन कार्ट ने 2005 में सुझाया था। यह राज्य स्तर पर पारित हो गया, फिर यह वॉशिंगटन पहुंचा और कुछ नहीं हुआ। यह नक्शे की विफलता है और इसका समाधान सरल है। उस इडाहो वाले हिस्से को इडाहो जिले में शामिल कर दें। कानून में बस एक वाक्य, बस इतना ही। इडाहो विधानसभा के लिए यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला था। कांग्रेस के अनुसार यह सिर्फ लिपिकीय गलती थी, जिस पर सदन का समय लगाना भी उचित नहीं समझा गया। संघीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन बार बार समस्या बनता है। संघीय जमीन होने के कारण राज्यों के पास बदलाव की ताकत कम है। इन दूर दराज इलाकों के कारण डीसी के लोगों पर कार्रवाई का राजनीतिक दबाव नहीं होता। अंत में आपके पास एक ऐसा सिस्टम रह जाता है जहां नक्शा टूटा हुआ है, लेकिन फैसला लेने वाले लोग नई लाइन खींचने से इनकार कर देते हैं। कोलिन नैश ने 2024 में इडाहो विधानसभा से इस्तीफा दिया और जोन ऑफ डेथ को बिना हल किए चले गए। यहां तक कि जब कोई विधायक मेहनत करता है, समाधान देता है और सहमति बनाता है, तब भी संघीय जड़ता कानून से ज्यादा मजबूत होती है। 20 साल, एक रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं। अमेरिका के सबसे अधिक देखा जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान में संवैधानिक खामी है और वॉशिंगटन को यह बात पूरे समय से पता थी। ये नौकरशाही की अक्षमता नहीं है। किसी ने इस समस्या को देखा, समझा और तय किया कि गलती स्वीकार करने की राजनीतिक कीमत इसे खुला छोड़ने के जोखिम से ज्यादा है। इसका पहला कारण है राजनीतिक लाभ की कमी। न्यायिक सीमा को समायोजित करना चुनाव नहीं जिताता। कोई लॉबिस्ट राष्ट्रीय उद्यान की सीमा सुधारने के लिए चुनावी अभियानों को पैसा नहीं देता। जोन ऑफ डेथ उस निष्क्रियता का शिकार है। कानूनी सुरक्षा में एक स्थायी खामी जो किसी गलत व्यक्ति के उसमें जा फंसने का इंतजार कर रही है। दूसरा कारण और भी नकारात्मक है, गलती मानने का डर। अगर कांग्रेस इडाहो के जोन ऑफ डेथ को सुधारने का कानून पास करती है, तो वो मानेगी कि कानून में एक सदी से ज्यादा से खामी थी। वे मान रहे हैं कि ब्रायन कार्ट 2005 में सही थे और उन्हें अनदेखा किया। राजनीति में पुरानी गलती स्वीकारना उसे छोड़ देने से ज्यादा जोखिम भरा लगता है। जब तक तकनीकी कारणों से कोई छूटता नहीं, कांग्रेस इसे लॉ स्कूल का काल्पनिक उदाहरण बताती रह सकती है। वे अपनी छवि बचाने के लिए जनता की सुरक्षा से जुआ खेल रहे हैं। उम्मीद है बम फटने से पहले समय खत्म हो जाए। छठा संशोधन उतना ही मजबूत है, मानचित्र उसे जितना प्रभावी होने देता है। अगर विधायक देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान में खामी नजरअंदाज कर सकते हैं, तो सिस्टम में और क्या खामियां होंगी। एक ही अपराध 1 मील दूर करने पर उसके कानूनी परिणाम बदल सकते हैं। संविधान नहीं, मानचित्र यही जानता है। येलोस्टोन में कानून शर्तों पर निर्भर है। ब्रायन कार्ट ने कहा कि इसे सुधारने के लिए शायद किसी खून खराबे की घटना ही काफी होगी। संभावना है कि किसी को एक हिंसक अपराध करना पड़ेगा, जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मामला इसलिए खारिज हो गया क्योंकि जूरी नहीं बनाई जा सकती। केवल तब जब सुर्खियां चिल्ला रही होंगी कि एक हत्यारा आजाद घूम रहा है, तभी कांग्रेस पर इतना दबाव बनेगा कि वह कानून की बस एक साधारण सी पंक्ति पास कर सके। जब तक ऐसी अपमानजनक सार्वजनिक विफलता नहीं होती, सिस्टम नजरें फेरना और ये दिखावा करना पसंद करता है कि कोई खतरा है ही नहीं। वे किसी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना काम करने के लिए राजनीतिक आड़ मिल सके, और 132 साल पुरानी गलती को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई छोटी मोटी असुविधा हो। छठा संशोधन अभी भी इडाहो के एक छोटे हिस्से में पंगु बना हुआ है और ये सभी अमेरिकियों के लिए चेतावनी है। अगर इतनी बड़ी खामी देश के सबसे निगरानी वाले हाई प्रोफाइल नेशनल पार्क में हो सकती है, तो उन व्यवस्थाओं में जिन्हें हम यूं ही सामान्य मान लेते हैं और क्या छुपा हो सकता है। बेटलर ट्रेल पर वह क्रीक क्रॉसिंग आज भी वैसी ही दिखती है। पेड़ अपनी जगह पर हैं और कानून भी अब तक अपनी जगह से नहीं हिला है। आखिरकार वही नौकरशाही उन जंगलों में सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। ये वाकई फर्क डालता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैप पैक पर मिलेंगे। टेक्सास, द लोन स्टार स्टेट। तेजी से बढ़ते शहर, बड़ी संख्या में नए निवासियों का आगमन और शानदार बारबेक्यू। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बड़ा और बेहतर है,
लेकिन फिर भी हैरान करने वाली सस्ती है और लगभग कोई टैक्स नहीं है। खैर, यही इसकी पहचान है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। CNBC की 2023 की एक स्टडी के अनुसार टेक्सास अमेरिका में रहने के लिए सबसे खराब राज्य है, जो एरिजोना के रेगिस्तान से थोड़ा बेहतर है। ये कैसे संभव है? आइए टेक्सास की उस सच्चाई पर करीब से नजर डालते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए कुछ बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। मौसम से। आप सोच सकते हैं कि टेक्सास का मौसम अन्य राज्यों से हल्का है, खासकर देश के ठंडे उत्तर की तुलना में, लेकिन यहाँ मौसम कभी-कभी बहुत चरम भी हो सकता है। ये राज्य टॉर्नेडो एली के बीच में स्थित है और ये इलाका अपने नाम के अनुसार है। मूल रूप से यहाँ से बहुत सारे टॉर्नेडो गुजरते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं। असल में टेक्सास पूरे देश में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो आने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, जहां औसतन हर साल लगभग 120 टॉर्नेडो आते हैं, या यूं कहें कि हर 3 दिन में एक टॉर्नेडो आता है। उत्तर टेक्सास के निवासियों को खास तौर पर अपने पास किसी भूमिगत शरण स्थल तक पहुंच की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि वहां बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं। जहां आप ज्यादातर टॉर्नेडो से खुद को भूमिगत छिपकर बचा सकते हैं, वहीं आप अपना पूरा घर अपने साथ नहीं ले जा सकते। और 250 मील प्रति घंटा यानी 402 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं छतों और दीवारों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। इसका मतलब है कि जब तक आपके पास वाकई में बहुत बढ़िया, आमतौर पर अतिरिक्त और खास टॉर्नेडो बीमा नहीं है, जो कि संभवतः नहीं होगा, जैसा आप आगे देखेंगे, टॉर्नेडो आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप दक्षिण पूर्व में हैं, तो आपको टॉर्नेडो की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चक्रवाती तूफानों का सामना जरूर करना पड़ेगा। राज्य का कोई क्षेत्र शायद ही प्राकृतिक आपदाओं से बचता है। चूंकि टेक्सास अमेरिका की खाड़ी, जो पहले मेक्सिको की खाड़ी थी, के ठीक किनारे पर है, इसका मतलब है कि तटीय क्षेत्र और यहाँ तक कि कुछ अंदरूनी शहर भी खास तौर पर संवेदनशील हैं। चूंकि टेक्सास के कुछ सबसे बड़े शहर, जिनमें ह्यूस्टन भी शामिल है जो देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है, ठीक तट पर बसे हुए हैं, इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। 25 अगस्त 2017 को हरिकेन हार्वे ने कॉर्पस क्रिस्टी के ठीक उत्तर पूर्व में जमीन से टकराया, जो टेक्सास के तट की ओर बढ़ते हुए कैटेगरी 4 के हरिकेन में बदल गया था। तेज हवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ठप कर दिया और तटीय कस्बों, खासकर रॉकपोर्ट और फुलटन में सैकड़ों घरों व व्यवसायों को नष्ट किया। पानी और बिजली हफ्तों तक बंद रही, और टेक्सास में ऐसा होना कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है। राज्य में 103 लोगों की मौत हो गई और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA ने कुल नुकसान का अनुमान लगभग $125 अरब लगाया। हालांकि कुछ आंकड़े इससे भी ज्यादा हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती तूफानों का मौसम और खराब होगा, जिससे टेक्सास तट पर रहना जोखिम भरा हो जाएगा। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो राज्य के बड़े हिस्सों में सूखी और गर्म परिस्थितियों के कारण टेक्सास में अक्सर जंगल की आग लग जाती है। फरवरी 2024 में एक यूटिलिटी पोल से बिजली की लाइन गिर जाने के बाद स्मोक हाउस क्रीक फायर भड़क उठी। इसने सिर्फ एक हफ्ते में 11 लाख एकड़ से ज्यादा यानी 4,45,154 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया, जो रोड आइलैंड से थोड़ा बड़ा इलाका है। नुकसान इतना भयानक था कि ये टेक्सास के इतिहास की सबसे बड़ी आग बन गई और अमेरिका के इतिहास में 9वीं सबसे बड़ी आग थी। और हमने अभी तक गोल्फ बॉल के आकार की ओलावृष्टि, अचानक आई बाढ़ और गरज चमक वाले तूफानों का जिक्र भी नहीं किया है। इन आपदाओं की संख्या के घर मालिकों की बीमा करवाने की क्षमता पर असर डाला है। जलवायु परिवर्तन के चलते चरम मौसम का खतरा बढ़ा है, जिससे कई बीमा कंपनियां ह्यूस्टन व तटीय क्षेत्रों में बेहद ऊंचे प्रीमियम वसूल रही हैं या बीमा देने से मना कर रही हैं। बैंक रेट के अनुसार टेक्सास इस समय घर के बीमा के लिए छठा सबसे महंगा राज्य है, जहां $3 लाख के घर के लिए औसत वार्षिक प्रीमियम $4,000 से थोड़ा ज्यादा है। बीमा वेबसाइट इंश्योरिफाई का मानना है कि लगातार गंभीर होते मौसम के कारण टेक्सास 2025 के अंत तक 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आखिर लोन स्टार स्टेट में मौसम वाकई कितना खराब हो रहा है? देखिए, नोवा टेक्सास में प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता पर नजर रख रहा है और उसने दिखाया कि 2000 के शुरुआती वर्षों में राज्य में 2.5 मौसम संबंधी आपदाएं होती थीं, जिनसे अरबों का नुकसान होता था। 2020 के दशक के मध्य तक ये संख्या बढ़कर हर साल 8.5 मौसम संबंधी आपदाएं हो गई थीं।
इसका गंभीर असर पड़ा है, न सिर्फ तूफान प्रभावित इलाकों में लंबे समय से रहने वालों पर, बल्कि उन नए लोगों पर भी जो अपेक्षाकृत सस्ती रियल एस्टेट के लिए टेक्सास आए थे। अब कई लोग अत्यधिक बीमा प्रीमियम का सामना कर रहे हैं, या इससे भी बुरा, आने वाले साल में बीमा कंपनियों द्वारा उनके घरों को कवर करने से पूरी तरह इनकार किए जाने की संभावना का सामना कर रहे हैं। राज्य के अन्य क्षेत्रों को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। अमरीलो, टेक्सास वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाला शहर माना गया है। उन क्षेत्रों में वनस्पति और नमी की अपेक्षाकृत कमी के कारण धूल भरी आंधियां बहुत तेज हो सकती हैं। और ये तो हमने अभी हवा का जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन हम जल्द ही उस पर भी आएंगे। धूल भरी आंधी के बीच डेंटन, टेक्सास ऐसा दिखता है। अजीब बात है कि वही राज्य जो सूखे का शिकार होता है, वहीं बाढ़ भी आती है। लेकिन इन चरम स्थितियों का मतलब ये भी है कि कभी-कभी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाती है, ताकि सभी के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित किया जा सके। पर टेक्सास की झुलसाती उमस भरी गर्मियों में आप कहां हैं, इस पर निर्भर करता है। एसी पर भरोसा कर सकते हैं कि वह ठंडा रखेगा, है ना? खैर, शायद। टेक्सास की अपनी एक अनोखी बिजली ग्रिड है, और अच्छे मायनों में नहीं। ये ज्यादातर बाकी अमेरिका से कटा हुआ है, जो राज्य की जबरदस्त स्वतंत्रता की भावना से जुड़ा फैसला है। और लगता है ये भावना बिजली लाइनों तक भी फैली हुई है। जो नहीं जानते टेक्सास स्वतंत्रता को लेकर जुनूनी क्यों है, तो इसका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। टेक्सास कभी मेक्सिको का हिस्सा था, फिर उसने विद्रोह कर खुद को स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। ये लगभग एक दशक तक एक संप्रभु राष्ट्र बना रहा, 2 मार्च 1836 से 19 फरवरी 1846 तक। जब संघीय राजनीति उनके पक्ष में नहीं दिखती, तो कुछ टेक्सास के राजनेता और नागरिक अब भी अलगाव का मुद्दा उठाते रहते हैं। रेडफील्ड एंड विल्टन स्ट्रेटेजीज के 2024 के सर्वे में 33% टेक्सास के लोग अलगाव के पक्ष में मिले। हालांकि यह बहुमत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संख्या है। स्वतंत्रता के इस इतिहास ने आज तक राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है, क्योंकि टेक्सास के लोग अक्सर महसूस करते हैं कि वे संघीय सरकार के ज्यादा हस्तक्षेप के बिना काम करना चाहते हैं। डोंट ट्रेड ऑन मी वाक्यांश राजनीतिक विरोधों में टेक्सास की स्वतंत्रता की भावना दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका परिणाम यह है कि टेक्सास अपने मामलों जैसे बिजली उत्पादन व्यवस्था पर अधिक नियंत्रण चाहता है, और यह केवल इसी तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से टेक्सास की पावर ग्रिड अक्सर जरूरी वक्त पर फेल हो जाती है, जिसका कुछ श्रेय इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी काउंसिल ऑफ टेक्सास अर्कॉट को है। ग्रिड खासकर चरम मौसम में फेल होने की प्रवृत्ति रखती है, और जैसा कि हमने पहले ही बताया है, टेक्सास में ऐसे मौसम खूब आते हैं। 2021 में जब पूरी ग्रिड विंटर स्टॉर्म उरी के दौरान कई दिनों तक फेल हुई थी, तब ये खबरों में छाया रहा था। एक बर्फीले तूफान ने राज्य में डेलस और ऑस्टिन जैसे शहरों में 7.6 से 15 सेंटीमीटर 3 से 6 इंच बर्फ गिराई। ये मात्रा ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ऐसे राज्य में जहां ऐसा मौसम सामान्य नहीं है, वहां लोगों की बिजली, हीटिंग और पानी बंद हो गया। निवासी आग जलाकर और कंबलों में लिपटकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरूरी सेवाओं की कमी और कड़ाके की ठंड से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस पल से कई टेक्सास निवासी आने वाले बर्फीले तूफानों या ठंडी लहरों को लेकर चिंतित रहते हैं, और एक दूसरे को बोतलबंद पानी, खाना और टॉयलेट पेपर जमा करने के लिए कहते हैं। भले ही तापमान 0 से नीचे जाने वाला हो और कोई तूफान न दिख रहा हो। जब थर्मामीटर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है और लोग जीवित रहने के लिए जूझते हैं, तो यह राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने इतनी बड़ी बिजली ग्रिड विफलता के बाद शायद अपनी गलतियों से सीखा होगा और कुछ कदम उठाए होंगे। कुछ लोगों ने बिजली कंपनी को अदालत में ले जाने की कोशिश की थी। दुर्भाग्यवश अदालत ने फैसला दिया कि टेक्सास की निजी बिजली ग्रिड पर संकट में बिजली देने की जिम्मेदारी नहीं है। और जहां टेक्सास ने मानो अविश्वसनीय ग्रिड ही काफी नहीं था, उन्होंने अपने यूटिलिटी दामों को भी डीरेगुलेट कर दिया। फिक्स्ड रेट एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, लेकिन कुछ टेक्सास निवासियों के वेरिएबल रेट कॉन्ट्रैक्ट में जब बिजली उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है, पर यूटिलिटी कंपनियां दाम काफी बढ़ा देती हैं। जैसे विंटर स्टॉर्म उरी के दौरान टेक्सास सार्वजनिक उपयोगिता आयोग ने बिजली की कीमत $9 प्रति किलोवाट घंटा तक बढ़ने दी, जबकि आमतौर पर यह 12 सेंट होती है, यानी 7,400% की बढ़ोतरी।
इसका मतलब है कि टेक्सास में मकानों की अपेक्षाकृत सस्ती कीमत, जो 2025 में औसतन $3,39,500 है, शायद उतनी फायदेमंद न हो। लेकिन चलिए एक पल के लिए टेक्सास की बड़ी समस्याओं से हटकर किसी छोटी, बहुत छोटी चीज पर ध्यान देते हैं, और वो है टेक्सास का राज्य पक्षी, जैसा कि कुछ स्थानीय लोग इसे कहते हैं, जिसे कॉकरोच के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ह्यूस्टन को अमेरिका का सबसे गंदा शहर माना गया था? इसके कई कारणों से उसे यह उपाधि मिली: उच्च प्रदूषण स्तर, सफाई की कमी और कॉकरोच। ये शहर देश में घरों में कॉकरोच का प्रकोप में पहले स्थान पर है, और ये समस्या सिर्फ ह्यूस्टन या सिर्फ कॉकरोच तक सीमित नहीं है। यह विशाल बीटल, ड्रैगन फ्लाई जितने बड़े मच्छर, बिच्छू, फायर एंट्स और टरेंटुला भी हैं। एक टेक्सास निवासी ने कहा, यह की अधिकतर जीव जंतु प्रजातियां आपको काटती, डंक मारती या पेड़ पर चढ़ने को दौड़ाती हैं। लेकिन जरूर कोई और वजह भी है कि इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनमें एलन मस्क भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने मुख्यालय को आंशिक रूप से कैलिफोर्निया के ऊंचे टैक्स से बचने के लिए यह शिफ्ट किया था। तो क्या यह टैक्स की वजह से है? क्योंकि टेक्सास में कोई राज्य आयकर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सबको फ्री पैसे मिले हों, लेकिन टैक्स तो आना ही है, क्योंकि टेक्सास जैसे बड़े राज्य को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये पैसे कहां से आते हैं? इसका जवाब है प्रॉपर्टी टैक्स। टेक्सास में देश के सबसे ऊंचे प्रॉपर्टी टैक्स हैं, जहां मीडियन 1.67% और औसत 1.9% है, जबकि पूरे अमेरिका की मीडियन दर 1.02% है। इसका मतलब है कि टेक्सास में मीडियन सालाना प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगभग अमेरिकी डॉलर 4,000 के करीब आता है, जबकि पूरे देश में ये लागत करीब $2,400 है। लेकिन ये राज्य का एकमात्र ऊंचा टैक्स नहीं है। यहाँ बिक्री कर दर भी सबसे ऊंची दरों में से एक है, जो 6 और 1/4% है। कुछ नगरपालिकाएं इसमें अधिकतम 2% तक का अधिभार जोड़ती हैं, जिससे टेक्सास के कई इलाकों में लगभग हर खरीदारी पर 8 और 1/4% बिक्री कर देना पड़ता है। इससे पूरे राज्य में बिक्री कर दर अमेरिका के राज्यों में 13वें स्थान पर आ जाती है। हालांकि इसमें कई स्थानीय क्षेत्रों और व्यवसायों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 2% को शामिल नहीं किया गया है। तो भले ही यह राज्य आयकर नहीं है, लेकिन टेक्सास में आने पर लोग बाकी छिपे हुए खर्चों की वजह से ज्यादा बचत नहीं कर पाते। और तो और उच्च संपत्ति कर लगभग हर उस चीज में खर्च किया जा रहा है जिसके लिए आमतौर पर राज्य कर का उपयोग किया जाता है, जिससे अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, खासकर स्कूलों में। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में संपत्ति कर से स्थानीय पब्लिक स्कूल सिस्टम को फंड किया जाता है। टेक्सास में ये पैसा कई ऐसी चीजों पर खर्च होता है जो वहां आयकर न होने के कारण उससे कवर नहीं होती, जैसे बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल। इसका परिणाम यह है कि टेक्सास की सार्वजनिक शिक्षा अपेक्षाकृत नीचे है और गुणवत्ता व सामग्री को लेकर चिंता बनी रहती है। पिछले 15 वर्षों में राज्य ने कई विवादास्पद कानून पारित किए हैं, जो सख्ती से ये तय करते हैं कि छात्रों को क्या पढ़ाया जा सकता है और क्या नहीं, खासकर उन विषयों पर जो कड़े ईसाई धार्मिक विश्वासों से टकरा सकते हैं। कुछ मामलों में स्कूलों को झूठी या भ्रामक जानकारी देने के निर्देश भी मिले हैं। 2025 की शुरुआत में टेक्सास सीनेट ने 2 विधेयक पेश किए। एक में हर कक्षा में 10 आज्ञाओं का प्रदर्शन अनिवार्य किया गया। दूसरे में स्कूल समय के दौरान प्रार्थना के लिए समय तय किया गया। जब इस विधेयक का विरोध करने वाले विधायकों ने तर्क दिया कि यह चर्च और राज्य को अलग रखने के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो टेक्सास विधानमंडल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और इन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के पक्ष में सीनेटर मेज मिडल्टन ने कहा, हमारे स्कूल ऐसे स्थान नहीं हैं जहां ईश्वर को बाहर रखा जाए। यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध समुदायों के 166 धार्मिक नेताओं और प्रतिनिधियों ने 10 आज्ञाओं वाले विधेयक का विरोध करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इससे विधानमंडल की सोच पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। टेक्सास ने माता-पिता और स्कूल बोर्डों को लाइब्रेरी से किताबें प्रतिबंधित करने की अधिक शक्ति देने वाले कानून पास किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ उन किताबों को रोकने के लिए है जिनमें अशोभनीय सामग्री शामिल है, लेकिन कई शिक्षकों को डर है कि इससे लिंग और यौनिकता से जुड़ी किताबों पर प्रतिबंध लग सकता है, जिन्हें ईसाई सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। उनके डर की वजह वाजिब है,
क्योंकि टेक्सास ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में DEI पहलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें ऐसे सभी प्रशिक्षण या कार्यक्रम गैर कानूनी घोषित करना शामिल है जिनमें नस्ल, जातीयता, लिंग पहचान या यौनिक झुकाव का जिक्र हो। कई लोग मानते हैं कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों और शिक्षकों का जीवन और मुश्किल होगा। टेक्सास निवासियों द्वारा अक्सर दोहराई जाने वाली एक सच्चाई ये है कि जहां ये राज्य ईसाई विश्वासियों के लिए स्वागतपूर्ण हो सकता है, वहीं जो लोग धार्मिक नहीं हैं या बिल्कुल भी ईसाई नहीं हैं, उनके लिए यहाँ रहना काफी मुश्किल हो सकता है। ये बात खासकर बड़े महानगरों के बाहर और भी ज्यादा सच है। पेन। अमेरिका ने पाया कि प्रतिबंधित किताबों के मामले में टेक्सास देश में तीसरे स्थान पर है, जहां 12 जिलों ने कुल 538 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये कोशिशों की कमी के कारण नहीं है। टेक्सास में माता-पिता लाइब्रेरी किताबों पर प्रतिबंध लगाने की सबसे ज्यादा कोशिशें करते हैं, इसलिए वो देश में पहले स्थान पर है। सिर्फ 2022 में ही 2300 से ज्यादा किताबों के शीर्षकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 93 अलग-अलग प्रयास किए गए थे। किताबों पर प्रतिबंध और राज्य कानूनों के शिक्षा में दखल के कारण वॉलेट हब की स्टडी के अनुसार टेक्सास देश में सबसे कम शिक्षित राज्यों में है और इसकी रैंकिंग 41वीं है। डिप्लोमा धारकों के प्रतिशत में यह राज्य अमेरिका में 49वें स्थान पर है। माता-पिता बच्चों को चार्टर या प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल महंगे हैं। औसत सालाना फीस $11,000 है, जबकि डेलस और ह्यूस्टन जैसे बड़े शहरों में यह और अधिक है। इसलिए ये स्कूल असल में सिर्फ उच्च मध्यवर्गीय और अमीर टेक्सास निवासियों के लिए सुलभ हैं, जिससे अमीर गरीब के बीच शिक्षा का फर्क और बढ़ जाता है। चार्टर स्कूल मुफ्त होते हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं। मुख्य रूप से ये ज्यादा समय तक खुले नहीं रहते। 2020 और 2022 के बीच टेक्सास में 55 चार्टर स्कूल बंद हो गए। उस समय महामारी चल रही थी, लेकिन छात्र फिर भी ई लर्निंग में लगे हुए थे और पब्लिक स्कूलों में इतनी ज्यादा बंदी नहीं हुई थी। ये समस्या सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं थी। सैन एंटोनियो की जुबली अकादमी का हाईलैंड पार्क 2023 में स्कूल शुरू होने के 2 हफ्ते बाद बंद हो गया। 210 छात्र बिना किसी स्कूल विकल्प के रह गए और माता-पिता शिक्षा समाधान के लिए भागदौड़ कर रहे थे। आंकड़े दिखाते हैं कि हर 4 में से 1 चार्टर स्कूल खुलने के 5 साल के भीतर बंद हो जाता है और 10 साल के भीतर उनमें से 40% कुल मिलाकर बंद हो जाते हैं। कारणों में लगभग आधे मामलों में कम नामांकन और 21.6% मामलों में धोखाधड़ी या कुप्रबंधन शामिल है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम टेक्सासी अभिभावक अक्सर फंस जाते हैं, जिन्हें एक संघर्षरत पब्लिक स्कूल जो प्रार्थना अनिवार्य करता है, एक महंगा प्राइवेट स्कूल या एक चार्टर स्कूल जिसके साल के बीच में बंद होने की संभावना लगभग सिक्का उछालने जैसी है, में से चुनना पड़ता है। इनमें से कोई भी विकल्प आदर्श नहीं है और कई परिवारों के लिए ये हमेशा एक जुआ जैसा है, लेकिन कम से कम वे टैक्स कम दे रहे हैं। खैर, टेक्सास के लोग टैक्स में जो भी बचत कर लेते हैं, हो सकता है कि वही पैसा उन्हें हेल्थ केयर में खर्च करना पड़े। टेक्सास में बिना बीमा वाले निवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2023 में 21.7% वयस्कों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था। इसके मुकाबले पूरे अमेरिका में औसतन 11% है। टेक्सास देश में बिना बीमा वाले निवासियों के सबसे ऊंचे प्रतिशत वाला राज्य है। तो तर्क है कि राज्य ने टैक्स पसंद न होने के कारण मेडिकेयर का विस्तार नहीं किया, जिससे लोग कवर नहीं हुए। अगर आप यहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो आपको या तो एक बेहतरीन प्राइवेट प्लान के लिए पैसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर अपने काम के जरिए कोई प्लान मिलना चाहिए। आप राज्य के किसी पब्लिक अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन 2020 में टेक्सास की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा 50 में से 42वें स्थान पर थी, तो ये भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इन्हें टैक्स के रूप में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो टेक्सास में बहुत से लोगों के पास साफ तौर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा की सुविधा नहीं है, और ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए, टेक्सास में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। पहली समस्या जो हैरान करने वाली है वो ये है कि इतने बड़े खुले इलाके वाले राज्य में भी हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। टेक्सास अमेरिका के तेल और गैस उद्योग का केंद्र है, और बहुत सी जगहें जो इन उद्योगों पर निर्भर हैं, खासकर पश्चिमी टेक्सास में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती हैं। टेक्सास, खासकर पश्चिमी टेक्सास में दमा और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए रहना कठिन है।
टेक्सास में 23 लाख लोग तेल और गैस संचालन के आधे मील 0.8 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो हवा में 8,500 टन 7.7 मिलियन किलोग्राम से अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसमें बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन और कई अन्य पदार्थ शामिल हैं। पश्चिम टेक्सास के बड़े हिस्से जैसे ओडेसा और मिडलैंड के आसपास के अधिकतर काउंटी में कैंसर का खतरा EPA के चिंता स्तर से ज्यादा है। और अगर ये काफी नहीं था, तो 2023 में डैलस को एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए अमेरिका का दूसरा सबसे खराब शहर माना गया, जिसका कारण है बहुत ऊंचे परागकण स्तर और राज्य की आमतौर पर धूल भरी स्थिति। अक्सर टेक्सास आने वाले कई लोगों को पहली बार एलर्जी होती है। छींकने से कहीं ज्यादा गंभीर चीजें जैसे कैंसर चिंता का कारण है। उदाहरण के लिए, ओडेसा में जो तेल उद्योग के कामगारों के लिए बसाया गया था, वहां प्रदूषण की मात्रा चौंकाने वाली है। वायु विश्लेषकों ने पाया कि हाइड्रोजन सल्फाइड का स्तर आवासीय क्षेत्रों की सीमा से 82 गुना अधिक था, जिससे सब जगह सड़े अंडों जैसी बदबू फैल गई और ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे आपको मारता है। असल में निवासियों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे पानी तक न पिएं, लेकिन यह टेक्सास की एकमात्र समस्या नहीं है। यहाँ शायद हैरानी की बात नहीं है, देश के कुछ सबसे अस्वस्थ शहर हैं। 2023 में राज्य में मोटापे की दर 35.5% थी, जो देश में सबसे खराब नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी भी नहीं है, जिससे ये पूरे देश में 18वें स्थान पर है। 2021 में राज्य को आयु समायोजित मृत्यु दर में देश में 18वां स्थान मिला था। स्थानीय निवासियों में भी सामान्य अमेरिकी आबादी की तुलना में हृदय रोग की घटनाएं लगभग 4% अधिक थीं। स्वास्थ्य सेवा की कमी, स्वस्थ और किफायती भोजन की आसान उपलब्धता का अभाव, मांस प्रधान भोजन, पर्यावरणीय प्रदूषक और एक ऐसी कार्य संस्कृति जिसमें लोग बहुत कम चलते फिरते हैं, इन सब कारणों से टेक्सास में लोगों की औसत उम्र अपेक्षाकृत कम हो गई है। निवासी औसतन 76.5 वर्ष जीते हैं, जबकि अमेरिका की औसत आयु 77.4 वर्ष है। कार संस्कृति की बात करें तो एक खर्च ऐसा है जिसे ज्यादातर टेक्सास निवासी टाल नहीं सकते, कार रखना और उसके लिए पेट्रोल भरवाना। ह्यूस्टन और डैलस जैसे बड़े शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन सीमित है। इसी वजह से हैरिस काउंटी, जहां ह्यूस्टन स्थित है, में 93% और डैलस में 95.4% घरों के पास अपनी कार है, जिससे ये क्षेत्र अमेरिका के किसी भी मेट्रो इलाके में सबसे ज्यादा कार रखने वालों में शामिल हो जाते हैं। इसके विपरीत शिकागो और वॉशिंगटन DC जैसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में केवल 72.5% और 62.7% घरों के पास ही कार थी। ये विभिन्न शहरों के बीच आय में अंतर को नहीं दर्शाता है। ये डैलस और ह्यूस्टन में बिना वाहन घूमने की असमर्थता दिखाता है। टेक्सास में विकास कारों के आम होने के बाद हुआ, इसलिए यहाँ के बड़े शहर भी कार केंद्रित हैं। आप बस से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन राज्य के महानगरीय क्षेत्रों में यह आसान नहीं है। यहाँ सबवे नहीं है और ह्यूस्टन ऑस्टिन की लाइट रेल भी स्थानीय लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं करती। अच्छी खबर यह है कि टेक्सास में पेट्रोल आमतौर पर काफी सस्ता होता है, क्योंकि राज्य में इसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक होता है। पेट्रोल पंप पर औसत कीमत अमेरिकी डॉलर 2.76 प्रति गैलन है, जबकि मई 2025 के अंत तक पूरे देश में औसत अमेरिकी डॉलर 3.18 प्रति गैलन है। बुरी खबर यह है कि टेक्सास के लोग फिर भी बहुत ज्यादा पेट्रोल खर्च कर देते हैं, इतना कि पेट्रोल पंप पर होने वाली कोई भी बचत ट्रैफिक में फंसे पेट्रोल जलने या लंबी दूरी चलाने में होने वाले खर्च से तुरंत खत्म हो जाती है। और पैदल चलने को विकल्प के रूप में भूल जाइए। कई बड़े शहरों के इलाकों में पैदल घूमना लगभग नामुमकिन है। शहरी और उपनगरीय इलाके इतने कार केंद्रित हैं कि मुख्य सड़क पार करने के लिए भी आपको सैकड़ों फीट चलना पड़ सकता है, ताकि कोई सुरक्षित चौराहा मिल सके। कुछ मुख्य सड़कों पर फुटपाथ भी नहीं है। और तो और, चूंकि टेक्सास देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह की दूरी अक्सर बहुत ज्यादा होती है। टेक्सास के लोगों को ऐसी कार चाहिए जो खराब मौसम और दूर दराज की सड़कों पर आसानी से चल सके, ताकि वे राज्य में आसानी से सफर कर सकें। बड़े शहरों में जहां घूमने के लिए सिर्फ कार विकल्प है, ह्यूस्टन, ऑस्टिन और डैलस में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन गई है,
और ह्यूस्टन अब रशोवर में ट्रैफिक के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में है। ह्यूस्टन में औसत यात्रा समय 29.8 मिनट था, जो लॉस एंजलिस के 30.1 मिनट से थोड़ा कम है। देश के सबसे बड़े और सबसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में से एक के रूप में कुख्यात डलस में औसत यात्रा समय थोड़ा बेहतर था, लेकिन ज्यादा नहीं, 27.8 मिनट। हालांकि राज्य और शहर की सरकारें टेक्सास वासियों को आश्वस्त करती हैं कि वे बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन योजनाओं पर काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर टेक्सास वासी इसे देखकर ही विश्वास करना चाहेंगे। और ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि फिलहाल ट्रैफिक एक बुरा सपना है। अब तक सब कुछ खराब लगता है, तो निवासी इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? वे जिस बदलाव में विश्वास करते हैं उसके लिए वोट तो कर सकते हैं। कई टेक्सन को मौजूदा हालात से कोई परेशानी नहीं है। जो लोग वोट से राज्य के नियम कानून बदलना चाहते हैं उन्हें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि टेक्सास मतदाताओं को दबाने वाले कानूनों में आगे रहा है। टेक्सास का सेनेट बिल 1 कई टेक्सास वासियों के लिए वोट देना और मुश्किल करने के लिए लाया गया था। डाक से वोट देने वालों के लिए कई बाधाएं खड़ी की गईं और विकलांग या भाषा बाधा वाले लोगों की मदद सीमित कर दी गई, जिससे कुछ ने खास राजनीतिक समूह को निशाना बनाने की बात कही। दुर्भाग्यवश यह बिल 2021 में कानून बना, लेकिन एक संघीय न्यायाधीश ने इसके कुछ हिस्से वोटिंग राइट्स एक्ट के उल्लंघन के कारण अवैध बताए। टेक्सास में रहने के फायदे हैं, पर कई लोग वहां की छिपी लागतों और हकीकतों को नहीं जानते। जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक में मिलूंगा। हवाई में होना शायद एक लगातार चलने वाली ट्रॉपिकल छुट्टी जैसा लग सकता है, लेकिन वहां की जिंदगी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अलग और कठिन है। क्या आप जानते हैं कि हवाई में देश में सबसे महंगे मकान हैं, जहां घर की मध्यका कीमत $8,34,000 है? ये कैलिफोर्निया से भी ज्यादा है। यहाँ हर 1000 में 8 लोग बेघर हैं, जो कैलिफोर्निया से भी ज्यादा हैं। ये गाड़ी चलाने के लिए सबसे खराब राज्य भी है। हम शर्त लगाते हैं कि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बीच तक पहुंचने के लिए 1 घंटे तक हॉर्न बजाते हुए और लगातार ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। हम सतह के नीचे जाकर जानेंगे कि हवाई में रहना वो ट्रॉपिकल सपना क्यों नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आज के एपिसोड मैप पैक में हम जानेंगे हवाई में रहने की वो सच्चाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हवाई में आपका स्वागत है, जिसे अलोहा स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ साल भर गर्म मौसम, धूप, खूबसूरत समुद्र तट और आरामदेह जीवन शैली मिलती है। सच कहूं तो ये तो किसी जन्नत के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन अगर आप मुख्य भूमि की तुलना में दोगुनी कमाई कर रहे हैं तभी, क्योंकि हवाई में जीने के लिए आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी। हवाई द्वीपों पर आराम से रहने के लिए औसतन $1,50,000 सालाना की जरूरत होती है, जबकि मुख्य भूमि अमेरिका में औसतन $75,000 सालाना काफी है। लेकिन आपको इतनी कमाई मिलना मुश्किल है, क्योंकि हवाई में ज्यादातर लोगों को उनकी मेहनत के हिसाब से कम वेतन मिलता है। इसलिए आपको भी शायद 2 नौकरियां करनी पड़ेंगी, जैसे ज्यादातर स्थानीय लोग करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो हवाई के स्कूलों की स्थिति के कारण आपको प्राइवेट शिक्षा का खर्च भी जोड़ना होगा। और उम्मीद है कि आप कोई बिजनेस शुरू करने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इस मामले में हवाई 50 राज्यों में से 44वें नंबर पर आता है। फिर अगर द्वीप पर रहने की घुटन आपको परेशान नहीं करता, तो वहां के स्थानीय लोगों और मालिही, यानी बाहर से आए और हमेशा के लिए हवाई में बसने वाले लोगों के बीच बढ़ता तनाव है। घरों की बढ़ती कीमतें हैं और बेघर होने की समस्या भी है। तो हवाई में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। आइए उस सबसे बुनियादी तथ्य से शुरू करते हैं जो राज्य की कई समस्याओं जैसे द्वीप पर रहने की घुटन में योगदान देता है। हवाई छोटा है। इसका भूमि क्षेत्रफल सिर्फ 6,400 वर्ग मील या लगभग 16,500 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अमेरिकी राज्यों में 47वें स्थान पर रखता है, सिर्फ कनेक्टिकट, डेलावेयर और रोड आइलैंड जैसे छोटे राज्यों से आगे। फर्क ये है कि कनेक्टिकट, डेलावेयर या रोड आइलैंड में आप कुछ नया करने का मन हो तो गाड़ी चलाकर पड़ोसी स्टेट जा सकते हैं। हवाई में होने पर कैलिफोर्निया या अलास्का पहुंचने के लिए 6 घंटे की उड़ान और हवाई टिकट चाहिए। इसके अलावा
हवाई में रहने पर उस पूरे भूभाग तक आपकी एक साथ पहुंच नहीं होती। हवाई के 8 मुख्य द्वीपों में से 7 बसे हुए हैं और केवल 6 पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए खुले हैं। हवाई के 2/3 निवासी ओआहू में रहते हैं, जिसकी कुल जमीन 597 वर्ग मील या लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। ये योसेमाइट नेशनल पार्क के क्षेत्रफल का आधा है। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी, स्कूल, काम, घूमना, सब कुछ सिर्फ एक नेशनल पार्क के आधे हिस्से तक सीमित हो जाए। हाँ, वह बहुत खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि सब कुछ देख लिया है। तभी आइलैंड फीवर शुरू होता है। हवाई वेलनेस काउंसलिंग सेंटर ने इसे ऐसे बताया है। आइलैंड फीवर या रॉक फीवर शब्द द्वीपों पर रहने वाले लोगों की बेचैनी, अकेलेपन और बोरियत को दर्शाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो परेशानी और मानसिक सेहत पर असर डाल सकती है। इसे सिर्फ थेरेपिस्ट ही नहीं देख रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य से प्यार करने वाले मालिहीनी भी कभी-कभी ये फीवर महसूस करते हैं। द ऑनेस्ट लोकल नाम की महिला जो 10 साल पहले हवाई आई थीं, अपने अनुभव लिखती हैं। उन्होंने कहा, छुट्टियों में हवाई आना अलग है, लेकिन यहाँ बसने पर जल्दी समझ आता है कि द्वीप कितने छोटे हैं। यहाँ की ज्यादातर जगहें रात 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, इसलिए नाइट लाइफ नहीं के बराबर है। आप अक्सर उन्हीं लोगों से मिलेंगे, वही बातें करेंगे और कभी माहौल बदलने की चाहत महसूस करेंगे। आप अन्य द्वीपों जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ्लाइट ही लेनी होगी। ओआहू से माउई कार या फेरी से नहीं जा सकते। अब आइलैंड फीवर हवाई के छोटे और अलग-थलग होने का निराशाजनक असर है, लेकिन यह एकमात्र असर नहीं है और यही हमें हवाई में बेहद महंगा जीवन यापन तक ले आता है। पे स्केल के अनुसार होनोलुलु में जीवन यापन की लागत राष्ट्रीय औसत से 85% ज्यादा है। इसमें किराने के सामान की कीमतें औसतन 20%, यूटिलिटीज की कीमतें 71% और मकानों की कीमतें 219% ज्यादा हैं। तुलना करें तो सैन फ्रांसिस्को, जिसे अमेरिका के सबसे महंगे स्थानों में से एक माना जाता है, वहां जीवन यापन की लागत राष्ट्रीय औसत से केवल 70% ज्यादा है। जहां तक मकानों की कीमतों की बात है, सैन फ्रांसिस्को राष्ट्रीय औसत से 182% ज्यादा है। इसका मतलब है कि होनोलुलु उससे भी ऊपर है। हम जल्द ही मकानों की कीमतों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कई समस्याग्रस्त कारण हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हवाई के आकार, उसके अलग-थलग होने और इसका किराने और बिजली पानी जैसी सेवाओं की कीमतों पर पड़ने वाले असर से। हवाई के घर मालिकों को शायद फिर से मोमबत्तियां चलन में लानी पड़ेंगी, क्योंकि नवंबर 2024 में औसत घरेलू बिजली बिल $355 प्रति माह था। ये ऊंची कीमतें ज्यादातर हवाई की अलग-थलग स्थिति का नतीजा है। लगभग सारी बिजली तेल से बनाई जाती है, जिसे बाहर से मंगवाना पड़ता है। शिपिंग से काफी खर्चा बढ़ जाता है, जिससे हवाई में बिजली की औसत कीमत 39 सेंट प्रति किलोवाट घंटा हो जाती है, जबकि मुख्य भूमि में औसत कीमत 17 सेंट प्रति किलोवाट घंटा है। ये मुख्य भूमि की औसत कीमत से 2 गुने से भी ज्यादा है, जिससे हवाई बिजली के मामले में सबसे महंगा राज्य बन जाता है। किराने के सामान में भी यही स्थिति है। हाल ही में सुपरमार्केट में खाना महंगा हो गया है, लेकिन हवाई के सुपरमार्केट में ये और ज्यादा महंगा है। इसकी मुख्य वजह है कि राज्य में 85 से 90% खाद्य सामग्री बाहर से मंगवानी पड़ती है। क्योंकि हवाई का मौसम उष्णकटिबंधीय है, वहां हर चीज नहीं उगा सकते, जिसमें बहुत सी वो चीजें भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत मानते हैं। तो जहां आप द्वीप के मौसम में पनपने वाली स्थानीय फसलों जैसे मैकाडामिया नट्स, आम और एवोकाडो पर अच्छा सौदा कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कार्गो शिप के जरिए ही आता है। खाद्य लागत की समस्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि प्रशांत महासागर में 2500 मील की यात्रा के दौरान कई बार खाना भारी नमी में खराब हो जाता है। हवाई एग्रीकल्चर फाउंडेशन के अनुसार आयातित भोजन का 1/3 हिस्सा बंदरगाहों पर उतरते ही खराब होने के कारण फेंक दिया जाता है। इसीलिए खाद्य विक्रेताओं को पहले से ही ज्यादा दाम लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी 1/3 उपज खराब हो जाती है। हवाई छोटा है, इसलिए सुपरमार्केटों के बीच प्रतिस्पर्धा भी अपेक्षाकृत कम है और इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। दुकानों के पास दाम कम करने का ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है और वे पहले से ही यूटिलिटी, किराया या मॉर्गेज में बहुत खर्च कर रहे हैं।
इसलिए दाम कम करने की उनकी गुंजाइश साफ नहीं है। जिससे हम इस सवाल पर आते हैं कि आखिर हवाई की बेकाबू रियल एस्टेट कीमतों के साथ क्या हो रहा है। मिसौरी इकोनॉमिक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ने पूरे अमेरिका में घरों की कीमतों पर एक अध्ययन किया और पाया कि 2024 में कैलिफोर्निया के चौंकाने वाले महंगे हाउसिंग मार्केट में घर की मध्य कीमत लगभग $7,28,000 थी। इसके मुकाबले हवाई में घर की मध्य कीमत $8,34,000 थी, जिससे ये अमेरिका में घर खरीदने के लिए सबसे महंगा राज्य बन गया। आप इसे हवाई के आकार के कारण भी मान सकते हैं। जगह सीमित है और इसका बड़ा हिस्सा ठीक 48% संरक्षित भूमि है। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग हवाई में रहना चाहते हैं, खासकर अमीर लोग। कई अमीर विदेशी खरीदार हवाई में घर और जमीन खरीदते हैं, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट बाजार बन गया है। स्थानीय लोग, जिन्हें कामाइना कहते हैं, बढ़ती कीमतों के कारण अपने ही जन्म राज्य से बाहर होने पर मजबूर हो रहे हैं। जून 2023 में हवाई हाउसिंग फैक्ट बुक ने बताया कि बाहरी खरीदार हवाई में घरों की बिक्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पड़ोसी द्वीपों की कॉन्डोमिनियम बिक्री का अधिकांश हिस्सा इन्हीं को मिलता है। हवाई के मुख्य अर्थशास्त्री ने पाया कि 2010 से 2020 के बीच बिके हवाई के 24% घर राज्य के बाहर के निवासियों द्वारा खरीदे गए और 4% घर विदेशियों द्वारा खरीदे गए। ओआहू में विदेशी खरीदारों की हिस्सेदारी सबसे कम थी, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, जबकि माउई, काउई और बिग आइलैंड में 40% से अधिक खरीद राज्य से बाहर के लोगों ने की। समस्या सिर्फ दूसरे राज्यों के लोगों के हवाई में बसने तक सीमित नहीं है। गवर्नर जोश ग्रीन ने बताया कि हवाई के 89,000 शॉर्ट टर्म रेंटल्स में से 52% गैर राज्य निवासियों के पास हैं, जिससे कमाई राज्य से बाहर जाती है और मकान मालिक वहां नहीं रहते। कुछ लोग और पक्षधर समूह यह बताते हैं कि हवाई में बहुत सारी लाल फीताशाही है, जो आवास संकट में योगदान देती है। केवल 5% जमीन किसी भी तरह के निर्माण के लिए उपलब्ध है और अधिकतर जमीन सिंगल फैमिली होम्स के लिए जोन होने से वहां की आबादी सीमित रहती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर बार जब हवाई में और अधिक आवास बनाने की अनुमति दी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मांग और भी तेजी से बढ़ जाती है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को घर से कोई मतलब नहीं होता, वे सिर्फ जमीन चाहते हैं और अक्सर उन पर बने घरों को गिरा देते हैं ताकि अपनी खुद की बहुत महंगे घर बना सकें, जिससे बाकी सभी के लिए संपत्ति के दाम बढ़ जाते हैं। होनोलुलु के सिविल बीट का कहना है, उद्धरण है, बाहरी खरीदारों और निवेशकों ने हमारे घरों की कीमतें स्थानीय वेतन के आधार पर बाजार में जो होनी चाहिए उससे 7 लाख से 8 लाख डॉलर ऊपर पहुंचा दी हैं। स्थानीय खरीदारों के पास मौका नहीं है। हालांकि यह वर्तमान हवाई गृह स्वामियों के लिए अच्छा लग सकता है अगर वे कभी बेचना चाहें, लेकिन यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो अपने परिवार के घर से बाहर निकलकर अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं। अमेरिका के अधिकतर युवा इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन हवाई में किफायती पहला घर पाना यूनिकॉर्न देखने से भी मुश्किल है। स्थानीय गृहस्वामी जो बेचना नहीं चाहते, उनके लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि उनकी संपत्ति कर हर साल बढ़ता है और कई लोगों के पास चुकाने के पैसे नहीं होते। क्यों? हवाई के स्थानीय लोगों को आमतौर पर कम वेतन मिलता है और मूल हवाई वंश या कनाका लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 2024 की दूसरी तिमाही तक हवाई औसत वार्षिक आय के मामले में राज्यों में 24वें स्थान पर था, जो लगभग अमेरिकी डॉलर 69,600 थी। ये वास्तव में हवाई को राष्ट्रीय औसत आय से नीचे रखता है, जो अमेरिकी डॉलर 73,219 थी। बिल्कुल सही। अधिकांश अमेरिकी राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे आते हैं, और जबकि ओक्लाहोमा या आइडाहो जैसे अन्य स्थानों में हवाई की तुलना में वेतन और भी कम है, वहां रहने की लागत भी बहुत कम है, जबकि हवाई में देश में सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि स्थानीय लोग मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। फोर्ब्स ने पाया कि हवाई के लोग औसतन $55,500 सालाना खर्च करते हैं, जिससे उनके पास किसी भी राज्य की आबादी में सबसे कम डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जो कि सालाना लगभग $9,500 है। इसी कारण कई स्थानीय परिवार एलिस बन जाते हैं, यानी एसेट लिमिटेड इनकम कंस्ट्रेंट एम्प्लॉयड, जिनके पास सीमित संपत्ति, कम आमदनी होती है, लेकिन वे काम करते हैं। इसका मतलब है वे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर कमाते हैं, पर अपने क्षेत्र में जरूरी चीजें नहीं खरीद सकते, खासकर 30 साल से कम उम्र के लोग।
संघीय गरीबी स्तर के अनुसार केवल 11% हवाई निवासी ही गरीबी की सीमा से कम कमाते थे। लेकिन अगर आप एलिस थ्रेशोल्ड देखें, जो क्षेत्रीय जीवन लैपटॉप की लागत को ज्यादा वास्तविक रूप से दर्शाता है, तो 44% हवाई परिवारों की कमाई राज्य में गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी वजह से हवाई फाइनेंशियल हेल्थ पल्स ने पाया कि 23% हवाई निवासी एक से अधिक नौकरियां करते हैं। लेकिन इतनी महंगी जगह पर शुरुआत से ही वेतन इतना खराब क्यों है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की स्थानीय जीवन यापन लागत का बहुत सा हिस्सा स्थानीय वेतन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा संबंध विदेशी घर खरीदारों और हवाई को हर चीज मुख्य भूमि से मंगवाने की मजबूरी से है। हवाई में मांग और आपूर्ति का नियम सही से नहीं चलता और इसका काफी संबंध द्वीप के मुख्य उद्योग पर्यटन से भी है। समस्या यही है, माइताई और 4 सितारा रिसोर्ट की महंगी कीमतों के बावजूद कर्मचारियों को पर्यटन में अच्छा वेतन नहीं मिलता। इनमें से ज्यादातर नौकरियां शुरुआती स्तर की सेवा क्षेत्र की होती हैं, जिनमें तरक्की की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, कम से कम उनमें लगे अधिकांश लोगों के लिए तो नहीं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने टूरिज्म मैनेजमेंट जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि पर्यटन उद्योग के कर्मचारी न सिर्फ कम वेतन पाते हैं, बल्कि वे किसी भी श्रमिक वर्ग में सबसे कम साप्ताहिक कमाई करते हैं। इस अध्ययन में 2006 से 2018 के बीच अमेरिका में वेतन संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा उद्योगों को देखा गया। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर तार्क डोग्रुम ने यह कहा, सभी उद्योगों में औसत साप्ताहिक वेतन $710 था और 2010 के दशक में तब यह रकम मायने रखती थी। लीजर और हॉस्पिटैलिटी में औसत साप्ताहिक वेतन $311 था। यह कुल वेतन का आधे से भी कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटैलिटी में वेतन महंगाई और वेतन वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता। डोगरन ने देखा कि अर्थव्यवस्था में हर $1 वेतन बढ़ोतरी के मुकाबले लीजर और हॉस्पिटैलिटी में वेतन सिर्फ 81 सेंट ही बढ़ा। इसी कारण कई लोग दूसरे राज्यों में लीजर और हॉस्पिटैलिटी में अपनी नौकरियों को अस्थायी या शुरुआती मानते हैं, जो वे जवानी में करते हैं। हवाई में अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए वहां लोगों के पास आमतौर पर दूसरी अच्छी नौकरियों के विकल्प नहीं होते। हवाई के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिज्म ने पाया कि अगर उद्योग के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों को शामिल किया जाए तो पर्यटन राज्य की कुल अर्थव्यवस्था में 23.6% का योगदान देता है। माउई जैसे पर्यटन निर्भर द्वीपों में ये उद्योग बेहद अहम है। पर्यटन माउई की अर्थव्यवस्था में 37.8% योगदान देता है और उसी विभाग ने अपने राज्य में पर्यटन से जुड़ी मजदूरी का अध्ययन किया और पाया कि जो बात बाकी अमेरिका में सच थी, वही यहाँ भी लागू होती है। एक समूह नेटिव हवाईयन को सबसे कम फायदा मिल रहा था। 2017 से 2021 के बीच पर्यटन क्षेत्र में औसत वेतन $44,000 प्रति वर्ष था, जो हवाई में औसत सामान्य वेतन से $10,000 कम था। लेकिन नेटिव हवाईयन को इससे भी कम मिलता था, जहां पर्यटन उद्योग में काम करने वाले औसतन लगभग $39,000 अमेरिकी डॉलर कमाते थे, जो औसत पर्यटन वेतन से 12% कम है। राज्य स्पष्ट रूप से पर्यटन पर निर्भर करता है और इस उद्योग में कई नौकरी के अवसर हैं। लेकिन यह भी साफ है कि पर्यटन स्थानीय लोगों को इतना अवसर नहीं देता कि वे अपनी मेहनत से इतना कमा सकें जिस पर वे जीवित रह सकें। ये तो छोड़िए कि हवाई का कर प्रणाली कम वेतन पाने वालों के लिए बिल्कुल ही खराब है। यह अमेरिका का तीसरा सबसे खराब राज्य है, जहां सबसे कम आय वाले 20% आय अर्जकों पर 14.1% कर लगाया जाता है। ये और भी परेशान करता है जब पता चलता है कि हवाई में शीर्ष 1% पर सिर्फ 10.1% कर लगता है। ये व्यवस्था कई हवाई निवासियों की आय और कम कर देती है, खासकर उन लोगों की जो पहले से ही गरीबी के सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। ये पर्यटन से होने वाली कई समस्याओं में से एक है, जैसा आप देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर पर्यटन में कम वेतन मिलता है तो ज्यादा हवाई निवासी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश क्यों नहीं करते, ताकि उनके पास आगे बढ़ने के ज्यादा मौके हों? और इसका जवाब है, क्योंकि हवाई में व्यवसाय शुरू करना इतना आसान नहीं है। वॉलेट हब ने हवाई को व्यवसाय शुरू करने में 50 में से 44वां स्थान दिया। व्यवसाय शुरू करने में खर्च अधिक होता है, क्योंकि द्वीपों की भौगोलिक स्थिति और कम जनसंख्या के चलते बाजार और ग्राहक आधार सिर्फ 1.44 मिलियन है।
इसका मतलब है कि हवाई में लोगों के लिए आय बढ़ाने वाले व्यवसाय शुरू करना मुश्किल है। अगर ज्यादातर लोगों के लिए उद्यमिता संभव नहीं है, तो शायद अच्छी शिक्षा हासिल करना ही ज्यादा वेतन वाली नौकरी पाने का समाधान है। लेकिन हवाई सार्वजनिक शिक्षा में औसत से काफी नीचे है। 50 राज्यों में से 37वें स्थान पर है। हवाई की शैक्षिक समस्याओं पर रिपोर्ट करने वाले एक स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार राज्य ने वर्चुअल लर्निंग और डिजिटल शिक्षा में उतना निवेश नहीं किया है जितना अन्य अमेरिकी राज्यों ने किया है। यहाँ नवाचारी या मॉन्टेसरी जैसी वैकल्पिक शिक्षण पद्धतियां भी आमतौर पर नहीं मिलती। इसी कारण हवाई में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। हवाई और वॉशिंगटन डीसी में देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहां 17% छात्र पब्लिक स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में हैं। राज्य में औसत प्राइवेट स्कूल की फीस 2025 में लगभग $14,800 प्रति वर्ष है। इसे देखते हुए ये हवाई के परिवारों पर एक आर्थिक बोझ है और ये अलग अलग सामाजिक आर्थिक वर्गों के परिवारों के लिए अवसर पैदा करने में एक और बाधा है। कम से कम हर कोई द्वीप की सुंदरता का आनंद तो ले सकता है ना? हवाई का इतना आकर्षक गंतव्य होना स्थानीय जीवन को पर्यटन के चरम मौसम के दौरान असहनीय बना देता है, जो आमतौर पर दिसंबर से अप्रैल तक रहता है। स्थानीय लोग हर साल आने वाले 1 करोड़ से ज्यादा आगंतुकों की भीड़ और ट्रैफिक से बचने के लिए अपने जरूरी काम दिन के व्यस्त समय के अनुसार तय करते हैं। और द्वीप इतने छोटे हैं कि पर्यटकों से पूरी तरह बच पाना लगभग नामुमकिन है। काम, स्कूल, बैंक, सुपरमार्केट या घर लौटने का आपका रास्ता शायद किसी मुख्य सड़क से होकर गुजरेगा, जहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। असल में एक और वॉलेट हब अध्ययन में पाया गया कि हवाई 50 राज्यों में सबसे खराब राज्य है गाड़ी चलाने के लिए। उन न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस वालों को माफ कीजिए जिन्होंने सोचा था कि ये खिताब उनके पास है। जो लोग वहां नहीं रहे, उनके लिए यह हैरानी की बात हो सकती है। लेकिन अगर ध्यान दें कि द्वीप छोटे हैं, इसलिए वहां सड़कों की लंबाई भी कम है, तो यह समझ आता है। वहां कुछ सार्वजनिक बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन भी बहुत कम है, जो ज्यादातर धीमी हैं और इस्तेमाल करने में मुश्किल हैं, खासकर ओआहू के बाहर। इसका मतलब है कि सड़कों पर पर्यटकों की किराए की गाड़ियों के अलावा लगभग हर हवाई परिवार के पास कम से कम एक कार होती है, अगर ज्यादा नहीं, ताकि परिवार के कई सदस्य काम, क्लास आदि के लिए जा सकें। यह एक और आर्थिक बोझ है जो जीवन यापन की लागत बढ़ाता है और मुख्य सड़कों पर भीड़ बढ़ती है। असल में ताजा सर्वे के अनुसार हवाई परिवारों के पास औसतन 2 कारें होती हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये सभी कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों, यहाँ तक कि बाहर से आकर कई सालों से यहाँ बसे लोगों के बीच भी रिश्तों को तनावपूर्ण बना देते हैं। सतही तौर पर यह समझ आता है क्योंकि यहाँ प्यार नफरत का रिश्ता है। किसी भी पर्यटन स्थल पर वहाँ के लोग जो पर्यटन पर निर्भर हैं, लेकिन उसी के कारण आर्थिक रूप से हाशिए पर भी धकेले जाते हैं, उनके बीच ऐसा रिश्ता होता है। एक प्रवासी कहता है, बस इतना जान लो कि जब तुम यहाँ शिफ्ट होगे तो तुम्हें अपनी मोटी चमड़ी साथ लानी होगी, क्योंकि यहाँ ठंडा व्यवहार मिलना लगभग तय है। हवाई में नाराजगी सिर्फ स्थानीय और प्रवासी तक सीमित नहीं, बल्कि और भी गहरी है। यही हमें मूल और अन्य हवाईयन के वेतन अंतर पर लौटाता है, क्योंकि इनके बीच यही अकेला अंतर नहीं है। मूल हवाईयन आबादी के साथ हमेशा से और कुछ मायनों में आज भी ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे अपने ही देश में अच्छी जिंदगी के सबसे कम हकदार लोग हैं। आप इस समस्या की शुरुआत 1778 से जोड़ सकते हैं, जब श्वेत यूरोपीय हाओले कप्तान जेम्स कुक के नेतृत्व में पहली बार मूल हवाईयन लोगों से मिले थे। उस संपर्क के तुरंत बाद इतनी सारी बीमारियां फैल गईं कि स्थानीय आबादी लगभग समाप्त हो गई, जो 8 लाख से घटकर 39,000 रह गई। उस भयानक शुरुआत के बावजूद हवाई को कुछ समय तक अन्य शक्तियों द्वारा एक स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में मान्यता मिलती रही। पूरी 19वीं सदी में 5 अमेरिकी चीनी कंपनियों ने हवाई की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए। फिर 1893 में अमेरिकी मरीन ने तय किया कि वे हवाई पर सच में कब्जा कर लें, और उन्होंने रानी लिलिउओकालानी और बाकी सरकार को उखाड़ फेंका। 95% हवाई निवासियों ने हवाई को अमेरिका में मिलाने के विरोध में याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए और रानी लिलिउओकालानी के साथ इन्हें अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंचाया। उन्होंने साहसपूर्वक 3 महीनों तक
अपने सही शिकायतों को सामने रखा और उनका बचाव किया। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा किसी शासक को हटाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। एक काफी चौंकाने वाले मोड़ में अमेरिका ने भी इस तर्क से सहमति जताई। लेकिन जैसा कि राजनीति में अधिकतर छोटी जीतों के साथ होता है, इस जीत को भी जल्दी ही पलट दिया गया और नष्ट कर दिया गया। अगले साल स्पेनिश अमेरिकन युद्ध हुआ और अमेरिका ने प्रशांत महासागर में किसी रणनीतिक जगह पर नौसैनिक अड्डे बनाने के सपने देखने शुरू किए। तो हवाई को 1898 में अमेरिका में मिला लिया गया। घाव पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका ने वहां की मूल धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और स्कूलों में हवाई भाषा पढ़ाने पर भी रोक लगा दी। मुख्य भूमि से आए मजदूरों के साथ साथ जापानी और चीनी मजदूरों को द्वीप के बागानों में काम के लिए भेजा गया। इसी समय अमेरिका ने द्वीपों पर वित्तीय नियंत्रण मजबूत किया और सैन्य ठिकाने स्थापित किए। एक क्षेत्र के रूप में काफी खराब व्यवहार से थक चुके स्थानीय कार्यकर्ताओं ने 1959 में हवाई को संघ में जोड़ा जाने वाला आखिरी राज्य बनाने के लिए याचिका दायर की। दुर्भाग्यवश हवाई को राज्य के रूप में मान्यता मिलने के बाद भी बहुत कम लाभ मूल निवासियों तक पहुंच पाए। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस पूरी इतिहास ने मूल हवाई वासियों और खासकर गैर द्वीपवासियों के बीच संबंधों की शुरुआत बहुत ही खराब तरीके से की। इससे द्वीप पर्यटकों और सेवा कर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया है। मूल हवाई वासियों के लिए वेतन, घर के मालिक होने और सामान्य जीवन स्तर के मामले में भी द्वीप पर लगभग सभी अन्य लोगों की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले मूल हवाईवासी शायद पर्यटकों के अपने तटों पर आने से सबसे अधिक प्रभावित और सबसे कम खुश हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कई मूल हवाईवासी मानते हैं कि पर्यटन उद्योग की बढ़ोतरी से उनकी सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या पर्यटन उद्योग हवाई परंपराओं को नहीं बचाता? अधिकतर रिसॉर्ट्स में डांसर्स पारंपरिक घास की स्कर्ट पहनकर मंच पर हुला डांस करती हैं। असल में पता चला है कि घास की स्कर्ट कभी भी हवाई में पारंपरिक कपड़े नहीं थीं। ये घास की स्कर्ट हवाई की मूल संस्कृति के पश्चिमीकृत और विकृत रूप हैं और पर्यटकों के लिए शो के रूप में बनाई गई हैं। असल में इनकी शुरुआत वॉडविल सर्किट से हुई थी। यही बात कई चीजों पर भी लागू होती है जिन्हें पश्चिमी लोग हवाई संस्कृति से जोड़ते हैं। दूसरा, हवाई का इतिहास और वर्तमान ने मूल संस्कृति और जमीन को नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए स्थानीय धार्मिक स्थलों जैसे काहो उलावे को अमेरिकी नौसेना के अधिकार में दे दिया गया, जिन्होंने इन्हें बमबारी अभ्यास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह स्वाभाविक है कि इससे मूल निवासियों में गुस्सा आता है। अमेरिका की नीतियों ने उनकी गरीबी में भी आंशिक योगदान दिया है। 1960 और 70 के दशक में स्थानीय किसान, जिनमें से कई मूल हवाईयन थे, को भूमि विकास के नाम पर बेदखल और विस्थापित कर दिया गया। ये उसी राज्य की बात है जहां बाद में बेघरपन की वही बड़ी समस्या पैदा हुई जो आज हवाई में दिखती है। एक ऐसे राज्य में जहां घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां और भी ज्यादा लोग खुद को बिना घर के पा रहे हैं। 2017 में अमेरिकी आवास और शहरी विकास विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि हवाई अमेरिका में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक बेघर होने की दर वाला राज्य है। 2024 तक हर एक 1000 निवासियों में 8 लोग बेघर है, जो न्यूयॉर्क के बराबर है। और 2016 में राज्य में बेघर लोगों में से पूरे 42% ने खुद को मूल हवाईवासी या प्रशांत द्वीपवासी के रूप में पहचाना। जाहिर है, हवाई में मकानों की कीमतों ने वहां रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। लेकिन मूल हवाई निवासी, जिन्होंने पिछले कुछ पीढ़ियों में अपनी जमीन और घर खो दिए थे और जिनके पास आगे देने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। घर के मालिक न होना और गरीबी दुर्भाग्यवश एक दुष्चक्र बन गए। मूल हवाई निवासियों की रोजगार दर अन्य हवाई निवासियों के लगभग बराबर है, लेकिन अक्सर कम आय वाली नौकरियों में होते हैं, चाहे पर्यटन उद्योग में हो या नहीं। 2017 में केवल 11.5% मूल हवाई निवासियों के पास कॉलेज डिग्री थी, जबकि राज्य की सामान्य आबादी में ये 22% था, जिससे उन्हें बेहतर वेतन वाली नौकरियों के कम विकल्प मिले। इसी वजह से वे कम कमाते हैं। 2017 में उनकी औसत पारिवारिक आय $66,300 थी, जबकि सभी हवाई निवासियों की औसत पारिवारिक आय $77,800 थी, जिससे वे गरीबी में ही रहते हैं। हवाई जैसे महंगे राज्य में ज्यादा वेतन वाली नौकरी का मौका पाने के लिए
डिग्री न होना सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आपके माता पिता हमेशा आपको ताना मारें। यह एक अस्तित्व से जुड़ी समस्या है। प्रोफेसर जोनाथन ओकामुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अनुसार फुल टाइम नौकरी होने के बावजूद भी आप बेघर हो सकते हैं। हवाई में जिंदा रहना वाकई एक जद्दोजहद है। ये लगातार आर्थिक दबाव शायद ये समझाने में मदद करता है कि क्यों मूल हवाई निवासियों में नशे की लत और कैद की दरें खतरनाक रूप से ऊंची हैं। लेकिन वे न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सबसे खराब मृत्यु और बीमारी दरों से भी जूझते हैं। कई आदिवासी लोग अब भी या तो भूमि पुनर्स्थापन या पुनर्स्थापन और मुआवजे की मांग करते हैं, हालांकि ऐसा अभी तक वास्तव में नहीं हुआ है। 1993 में अमेरिका ने मूल हवाई निवासियों से उनकी रानी को सत्ता से हटाने के 100 साल बाद माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि हवाईयन लोगों ने अपनी भूमि स्वेच्छा से नहीं छोड़ी थी। फिलहाल बस इतना ही। इसी वजह से भले ही हवाई देश के सबसे विविध राज्यों में से एक है, अलग अलग समूहों के बीच संबंध हमेशा सबसे आसान नहीं होते। अगस्त 2023 में माउई में विनाशकारी आग से $16 अरब की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों और नेताओं ने हवाई में पर्यटन पर अस्थायी रोक या पर्यटकों की संख्या घटाने की अपील की। यह इसलिए किया गया ताकि वे फिर से निर्माण कर सकें और भविष्य के लिए आगे बढ़ने का नया रास्ता खोज सकें। लेकिन भले ही द्वीप पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में अस्थायी रूप से कमी आई थी, ऐसा लगता है कि 2025 में पर्यटकों का आगमन फिर से बढ़ गया है और ये आग लगने से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। ये तो छोड़िए, हवाई को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा: जलवायु परिवर्तन और रिसोर्ट्स द्वारा भूमि का गलत इस्तेमाल। इसका नतीजा ये हुआ है कि राज्य अब तक 750 मील के तटरेखा में से 13 मील खो चुका है और 70% हवाई के समुद्र तट लगातार कटाव का सामना कर रहे हैं। अगर हवाई को कभी भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए रहने के लिहाज से एक सुंदर और किफायती जगह बनना है, तो पर्यटन उद्योग, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए किफायती गृहस्वामी कार्यक्रमों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैड पैक पर मिलूंगा।